तो दोस्तों आज की स्टोरी बिल्कुल ही अलग होने वाली है। आपने सिस्टम वाले मांगा तो बहुत देखे होंगे, पर इस स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर है ना, वो सच में आपका दिल जीत लेगा। ये सिर्फ एक पावर पैक स्टोरी नहीं है, यहाँ इमोशंस का डीप टच है, एक ओवर पावर एमसी है और एक्शन का लेवल ऐसा है जो आपके दिल की धड़कनें रोक देगी। तो तैयार हो जाइए एक ऐसे दुनिया के सफर के लिए जिसके बारे में आपने इमेजिन भी नहीं किया होगा। ये कहानी है डर की पावरफुल एमसी की। स्टोरी के स्टार्ट में हम एक अनजान सी दुनिया को देखते हैं जहां एमसी अपने मौत के आने की बारी का इंतजार कर रहा था और एक गॉब्लिन चिल्लाते हुए कह रहा था, इस इंसान ने हमारे पवित्र भूमि पर आकर इसे अपवित्र कर दिया है, तो अब इसे डिवाइन पनिशमेंट मिलना ही चाहिए। जिस चीज को देखता हुआ एमसी सोचता है, अरे यार ये सब हो क्या रहा है और ये लोग हैं कौन और ये जगह कौन सी है, क्या मैं सच में इसी तरह मरने जा रहा हूँ। अगले सीन में हम थोड़े समय पहले देखते हैं एक बंदा एमसी के पास आते हुए कहता है, क्या तुम्हारा अभी तक हुआ नहीं? जल्दी खाने को खत्म करो, हमारे पास समय नहीं है, क्योंकि आज हमारे साथ 2 और टीम भी है। अगर तुम पीछे छूट गए तो बाद में मत पछताना। तो एमसी बोलता है, आखिरकार इतने सारे लोग केवल 3rd रैंक के गुफा में ही क्यों आ रहे हैं? जिस पर कि वह बंदा कुछ बोल पाता तभी वहाँ पर कोई दूसरा बंदा आकर कहता है, समय हो गया है, चलो जल्दी करो। थोड़े समय बाद वे लोग 3rd रैंक के गुफा के सामने आ चुके होते हैं और एक बंदा बोलता है, अगर 3rd रैंक का गुफा इस तरह का है तो आखिरकार ए रैंक का गुफा हुआ किस तरह का होगा। इतने में ही वहाँ उस गुफा के अंदर से 2 लोग बाहर आते हुए बात कर रहे थे। हम बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली थे जो इतनी आसानी से यह निपट गया। जिनको देखते हुए बाकी के बंदे कहते हैं, ये हीरोज की लाइफ कितनी अच्छी होती है ना, अगर मैं उनमें से एक बन जाऊं तो मेरा भी जीवन संवर जाएगा। तो दूसरा बंदा कहता है, बकवास करना बंद करो, तुम्हारा यह सपना कभी पूरा नहीं होगा। वहीं हमारा हीरो चुपचाप भीड़ में खड़ा उन लोगों को देख रहा था। बाद में उन हीरोज के वहां से चले जाने के बाद वे लोग उस गुफा के अंदर एंटर करते हैं और एक बंदा उन सभी को बताता है, हमें जल्दी करनी होगी, यह गुफा लगभग 4 घंटों में बंद हो जाएगी, इसीलिए जितना हो सके उतना इकट्ठा कर लो। इसी के साथ वे सब के सब कीमती चीजें और मटेरियल को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। थोड़े समय बाद एमसी को एक सिल्ट का पीस मिलता है जिसे लेकर उसे पहले वाला बंदा बताता है, यह कीमती लगता है। तो एमसी उससे कहता है, मैं जा रहा हूँ और डीप में खोजने के लिए, शायद वहाँ पर इससे भी ज्यादा कोई कीमती चीज मिल जाए। इतना बोलकर वह और डीप में जाते हुए सोचता है, अच्छी चीजें आमतौर पर गहरी जगहों पर ही होता है। आगे वह बहुत देर तक गुफा के गहराइयों में खोजता है पर उसे कुछ भी नहीं मिलता। इस चीज से वह परेशान हो ही रहा होता है, तभी उसके पास कोई दूसरा बंदा आकर कहता है, क्या तुम्हें कुछ मिला? समय हो चुका है, चलो चलते हैं। योशी बताता है, ठीक है मैं आ रहा हूँ, थोड़ी देर रुक जाओ। साथ ही वो सोच रहा था, मेरे पास जो शील्ड का वह टुकड़ा है उससे मैं एक दिन का भी मेडिकल बिल को नहीं भर पाऊंगा, मुझे जल्दी करनी होगी और कुछ बेहतर ढूंढना होगा। इतने में ही उसकी नजर बगल में एक कुएं पर पड़ता है जिसको देखते हुए वो कहता है, भैंस की टांग, इस गुफा में यह कुआं क्या कर रहा है? ऐसा लगता है कि यह सूखा हुआ है, क्या इसके अंदर कोई कीमती चीज होगी? इसी के साथ वह उस कुआं के अंदर और भी ज्यादा गौर से देखता है तो उसके अंदर एक स्केलेटन हाथ होती है जिसकी उंगलियों में एक रिंग थी। जो देखते हुए योशी कहता है, लाजवाब, अब ये हुई ना बात, चलो मैं इससे अपने 1 हफ्ते के मेडिकल बिल को भर सकता हूँ। भगवान की कृपा है जो हीरोज की नजर इस कुआं के अंदर नहीं पड़ा, शायद यह कोई रेयर पीस है। और रे मैंने कर दिखाया, भले ही इन जैसे एंटीक पीस से थोड़ा सा ही स्टेटस बूस्ट हो पर इसकी कीमत बहुत ही ज्यादा होती है। मेरा भाग्य तो सच में आज मेरे साथ है, मैं अभी इसे पहन लेता हूँ और बाद में मिस्टर नाकाजे को बताऊंगा इसका लेवल क्या है चेक करने के लिए। ये सब सोचता हुआ वह अपने पूर्वजों की शुक्रिया कर रहा होता है, लेकिन तभी कुछ होता है और हम देख पाते हैं वह रिंग लाइट करना शुरू कर दिया होता है और अचानक ही उसके सामने एक सिस्टम विंडो अपीयर होता है जो कि उसे बताता है, बॉन्डलेस रिंग ने आपको अपना मास्टर के रूप में मान लिया है, अब से बॉन्डलेस रिंग को आपसे अलग नहीं किया जा सकता और न ही इसका कोई मास्टर बदला जा सकता है। जल्द ही आपके लिए बॉन्डलेस रास्ता वो खुल जाएगा। योशु जो देखते हुए कहता है, ये सब हो क्या रहा है? इतने में ही उसका ध्यान अपनी उंगली की ओर
पहुंच जाता है, जहां पर कि पता नहीं क्या हो रहा था। पर दूसरे ही पल वह मदद की गुहार करते हुए किसी सिंह की तरह उसी जगह पर गायब हो जाता है। लेकिन उसकी आवाज इन लोगों तक पहुंच गई थी, जिसको सुन ये लोग कहते हैं क्या यह योसु का आवाज था? आखिर वो है कहाँ पर? तो दूसरा बंदा बताता है शायद वह और भी ज्यादा गहराई में खोज करने के लिए गया होगा। वहीं हम योसु को देखते हैं जो अभी भी कहीं पर खींचा हुआ जा रहा था। पर थोड़े समय बाद जब उसकी आंखें खोलती है तो वह खुद को एक अलग ही दुनिया में पाता है और उसे गॉब्लिन के जैसे दिखने वाले लोगों के द्वारा पकड़ लिया गया होता है भगवान के सामने डिवाइन पनिशमेंट को देने के लिए। इसीलिए वह इन सारी चीजों को लेकर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होता है। लेकिन वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं जहां पर कि उन गॉब्लिनों का किंग बैठा हुआ था और एक गॉब्लिन चिल्लाते हुए अपने जनता को बता रहा था, मेरे प्यारे देशवासियों, आज हम 3 महान अपराधियों को फांसी देंगे जिसने कि मनुष्य और बौनों को हमारे देश की सबसे सीक्रेट इंफॉर्मेशन को बेचने की कोशिश की है। पहला अपराधी उन्हीं लोगों के बीच का एक बूढ़ा गॉब्लिन था जिसे वो बड़े से प्लेटफॉर्म पर ले जाने के बाद छोड़ देता है, जिसके बाद उस पर एक बड़ी ही भयानक थंडर स्ट्राइक होता है और वह यहीं पर खत्म हो जाता है, जिसको देखते हुए सारे ही जनता वो खुशी मना रहे होते हैं। जबकि वही फांसी देने वाला बंदा दोबारा कहता है, हमारा दूसरा अपराधी है नीच इंसानी जाति का एक इंसान जिसने कि हमारी पवित्र भूमि पर आकर इसे अपवित्र किया है। वो हजारों सालों में पहला इंसान है जिसने कि हमारी भूमि पर अपने कदम रखे हैं, जो कि हमारे लिए युद्ध की घोषणा है। इसीलिए उस पर डिवाइन पनिशमेंट का सजा दिया जाता है। इसी के साथ योसु को पकड़कर उस प्लेटफॉर्म पर ले जाया जाता है जहाँ पर कि वह चिल्लाते हुए बोल रहा था, नहीं नहीं मुझे छोड़ दो, मैं बस रास्ता भूल गया था जो यहाँ तक पहुँच गया। मैं यहाँ के इंसानों में से नहीं हूँ, मेरी बहन घर पर इंतजार कर रही है, मैं तुम्हारे पैर पकड़ता हूँ, प्लीज मुझे जाने दो। जो सुनता हुआ बड़ा सा गॉब्लिन उसे काफी ही जोरदार पंच देता है और उसके बकबक कर रहे मुंह को बंद करता है। वहीं योसु जमीन पर गिरा हुआ सोच रहा था, नहीं मैं इस तरह नहीं मर सकता, मेरा सपना वो हीरो बनना था। दूसरी तरफ जनता बोल रही होती है, तुम मामूली से इंसान होकर हमारे जैसे महान बिस्टों की प्रजातियों की सामना करने की हिम्मत कैसे हुई? अपनी मौत के लिए तैयार हो जाओ, ईश्वर की दंड तुम्हें भस्म करके रख देगी। जल्दी से इस पापी पर डिवाइन पनिशमेंट को बरसाओ। उन सभी की ऐसी बातों को सुनता हुआ योसु कहता है, नहीं नहीं मैं इस जैसी जगह पर नहीं मर सकता। पर अब काफी देर हो चुकी थी, थंडर स्ट्राइक उस पर गिरना शुरू हो चुका था, जिसको देखते हुए बाकी की जनता कहते हैं, ये कैसे हो सकता है? क्या वह सच में डिवाइन पनिशमेंट से बच गया? जबकि उन लोगों के बीच एक और लड़की थी, उसे भी पनिशमेंट मिलने वाली थी योसु के बाद। वह भी ऐसे नजारे को देख काफी ही ज्यादा हैरान थे। इधर अनाउंस करने वाला बंदा वो कहता है, इतिहास में पहली बार है जब कोई इस डिवाइन पनिशमेंट से बचा हो। इधर उन सभी का लीडर भी यह चुपचाप देखे जा रहा था। तभी योसु चिल्लाते हुए कहता है, हरामियों मैं इस तरह नहीं मरने वाला। लेकिन आगे वो कुछ बोल पाता तभी उस पर दोबारा थंडर स्ट्राइक होता है, पर इस बार वो नहीं बच पाता, जिस पर वही अनाउंसर कहता है, आखिर किसने कहा कि डिवाइन पनिशमेंट केवल एक ही बार गिर सकती है, चलो अगले को बुलाओ। तो उस लड़की को आगे लिया जाता है डिवाइन पनिशमेंट के लिए। वही वह लड़की योसु को देखते हुए कह रही थी, यह कितना बेकार सा स्ट्रगल था, जबकि योसु अपनी आखिरी सांस तक में यही रटे जा रहा था कि मैं नहीं मर सकता। और उसकी यही चाहत चमत्कार लेकर आती है और उसके सामने एक नया विंडो था जिस पर कि बताया जा रहा था, बाउंडलेस रिंग डिवाइन सिलेक्शन सिस्टम वो अनलॉक हो चुका है और तुम्हारे जख्मों को हील करके इसे अल्टीमेट फिजिक में बदला जा रहा है। दूसरी तरफ किंग इन सारे नजारे को चुपचाप बिना कुछ बोले देखे जा रहा था। लेकिन योसु के सिचुएशन को देखते हुए वह अनाउंसर बंदा कहता है, आखिर इस बंदे के साथ क्या गलत है, वो अभी तक जिंदा क्यों है? वहीं हम योसु को देखते हैं जिसकी अल्टीमेट फिजिक वो 15% कंप्लीट हो चुकी थी। साथ ही बाकी के लोग भी बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं और कुछ ही समय बाद 40% कंप्लीट हो जाती है। बाद में उसके अंदर डिवाइन आई को इनपुट किया जाता है। इसके अलावा डिवाइन कॉन्शियसनेस इन्वेंटरी और एब्सोल्यूट डुप्लीकेशन स्किल को भी इनपुट किया जाता है। साथ ही योसु को ऐसा लग रहा था कि मानो उसे कोई चीज अपनी ओर बुला रहा हो, इसीलिए वो अनजाने में ही बहुत ही ज्यादा करीब पहुंच गया होता है डिवाइन किंग के हैमर के पास, जिसके पास डिवाइन किंग के अलावा अभी तक कोई भी नहीं पहुंचा था। इस चीज को देखते हुए ये बंदा तो पूरी तरह से थर्रा चुका था। जबकि किंग वो कहता है, क्या बात है? तो यह बच्चा किंग के हथौड़े को उठाना चाहता है। वहीं योसु उस हैमर के पास पहुंचकर बोलता है, क्या तुम ही थे जो मुझे बुला रहे थे? इसी के साथ उसकी अल्टीमेट फिजिक की 100% कंस्ट्रक्ट
सिलेक्शन हो जाता है, जिसके बाद आखिर में उसे एक टाइटल मिलता है चूजन वन का। हम देखते हैं वह जैसे ही उस हैमर को उठाता है तो चारों तरफ बिजली कड़कना शुरू हो चुका था, जिसको देखते हुए जनता वो पूरी तरह से हताश में डूब चुकी थी। वहीं योसु वो चिल्लाते हुए कहता है, हैमर अगर तुमने मुझे बुलाया है तो मैं तुम्हारी शक्ति का पूरी तरह से सही इस्तेमाल करूंगा। उसके इतना बोलते ही वह हैमर बिल्कुल ही छोटा हो चुका था। साथ ही उसे एक और नोटिफिकेशन मिला होता है, डिवाइन हैमर को एक्वायर करने के कारण आपका लेवल 3 तक पहुंच चुका है, लेकिन फिर भी डिवाइन हैमर का करंट अनलॉकिंग पावर वो 0% है। अपने सामने इस तरह के नजारे को देखते हुए वो लड़की कहती है, एक इंसान होकर वह डिवाइन हैमर को कैसे लिफ्ट कर सकता है। दूसरी तरफ फांसी देने वाला अनाउंसर वो सोच रहा था, मैं उसे हमारे डिवाइन हैमर को उठाने की अनुमति नहीं दे सकता, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो कोई भी इस हैमर को उठा लेगा वो हमारे नया बीस्ट किंग बन जाएगा। यह जरूर कोई गलती होगी, ऐसा नहीं हो सकता। जबकि इधर योसु अपने विंडो के देखते हुए सोच रहा था, पता नहीं कैसे पर मैं अचानक ही बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुका हूँ, साथ ही मेरा लेवल भी 3 हो चुका है। क्या यह किसी तरह का डिवाइन सिलेक्शन सिस्टम है? उसी समय उसके पास वही अनाउंसर आते हुए अटैक करते हुए बोलता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने तुच्छे से हाथों से हमारे डिवाइन हैमर को छूने की? उसे वहाँ पर देख जनता कहते हैं, अरे बाप रे, वह तो हमारा ग्रेट जनरल रियोगा है। वह निश्चित रूप से उस दुस्साहसी इंसान को उस हैमर को नहीं छूने देंगे। प्लीज हमारे बीस्ट मैन के प्राइड को बचाए रखिएगा। जो सुनता हुआ वह जनरल कहता है, मुझे नहीं पता तुमने किन बेकार से चालों का इस्तेमाल किया है, पर यह कभी मत सोचना कि डिवाइन पनिशमेंट से बचने के बाद और हैमर को उठा लेने से हम तुम्हें यहाँ से आसानी से जाने देंगे। चुपचाप हैमर को हमें लौटा दो और अपने डिवाइन पनिशमेंट को स्वीकार करो। योसु जब उसकी ओर देखता है तो उसकी डिवाइन आई वो एक्टिवेट होती है और उसे बताया जाता है कि इससे आप किसी के भी इंफॉर्मेशन को निकाल सकते हैं। कूल डाउन 0 सेकंड है, यानी कि आप जब तक चाहे इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इसी के साथ उसके सामने जनरल की सारी इंफॉर्मेशन खुल के आ जाती है। नाम रियोगा, टाइटल जनरल, लेवल 84, ऑक्यूपेशन बीस्टमैन, ग्रेट स्वॉर्डमैन वॉरियर, वेपन ग्रेड ए जनबाटो। जो देखता हुआ योसु कहता है, सच में यह सिस्टम तो लाजवाब है। जनरल अपनी बातों पर योसु का कोई भी रिप्लाई ना देकर बोलता है, अरे नीच इंसान, क्या तुम मुझे चुनौती देने की हिम्मत कर रहा है? लगता है कि तुम में बहुत ही ज्यादा हिम्मत आ गई है। ठीक है तो चलो, मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम जल्द से जल्द मर जाओ। जिस पर योसु कहता है, नहीं नहीं रुक जाओ, यह कोई गलत फहमी है, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता। साथ ही वो सोच रहा होता है, आखिर मैं लेवल 84 वाले बंदे से कैसे ही जीत पाऊंगा। लेकिन जनरल उसकी बातों को इग्नोर कर अटैक करते हुए कहता है, अपने इस गंदे मुंह को बंद कर और ये ले। दूसरी तरफ यह लड़की सोच रही थी, बेवकूफ इंसान, रियोगा बीस्ट किंग के अंदर आने वाले 5 ग्रेट जनरलों में से एक है। साथ ही वह एक्सट्रीमली पावरफुल है। उसके बस एक अटैक से ही तुम्हारे जैसे इंसान 2 टुकड़ों में कटकर अलग हो जाएंगे। उसके इतना बोलते ही काफी ही बड़ा ब्लास्ट होता है और हम देख पाते हैं योसु ने भले ही जनरल के अटैक को रोक दिया था, पर वह काफी ही ज्यादा परेशान होते हुए सोच रहा था, भले ही यह हैमर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, पर मेरे हाथ वो पूरी तरह से सुन हो चुके हैं। वहीं जनरल सोच रहा था, मेरे इतने पावरफुल अटैक को उसने रोक दिया, वो भी केवल एक हथौड़े के इस्तेमाल से। साथ ही उसकी बॉडी भी इसे विथ स्टैंड कर गई। इतना सोचने के बाद वो कहता है, तुम भाग्यशाली थे जो हथौड़े ने तुम्हारी जान बचा ले, पर अगली बार ऐसा नहीं होगा। तो योसु उसे समझाता है, अरे एक सेकंड रुको और मेरी बात तो सुनो, यह बस एक गलत फहमी है, मैं इस दुनिया से नहीं हूँ, बस मेरी बात एक बार सुन लो। पर जनरल उस पर अटैक करते हुए कहता है, सुनने के लिए कुछ भी नहीं है, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो खुद को बचाओ। साथ ही वो सोच रहा होता है, इस बार मैं उसे इस तरह जमीन पर पटकूंगा कि उसके बॉडी के चीथड़े उड़ जाएंगे। जबकि योसु अपने विंडो की ओर देख रहा था, जहाँ पर कि उसकी दूसरी स्किल वो एक्टिवेट हो चुकी थी, एब्सोल्यूट रेप्लिकेशन। इसका भी कूल डाउन टाइम 0 सेकंड था, यानी कि वो जब तक चाहे इसका यूज कर सकता था। इसीलिए वह उसके अटैकों से बचता है और तुरंत ही उसे अपने स्किल को इफेक्ट में लाने के लिए उसके छाती में छूना था। इसीलिए वो अपने स्किल के साथ जनरल के छाती में बड़े ही गजब जगहों पर छूता है, जिसके चलते जनरल की हालत देख सकते हो किस तरह की हो गई है। वहीं योसु इतने ऊपर से नीचे गिरते हुए उसके सामने कई सारे विंडो होते हैं, पर बचने के लिए वो केवल एक स्किल का यूज कर सकता है एक टाइम पर। इसीलिए उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि अब वो क्या करे। इधर जनरल योसु के उस भयानक अटैक से उभरने के बाद अपना अटैक हेवन शेकर को करते हुए
कहता है अब इससे बचकर दिखाओ। लेकिन योसो को फिलहाल के लिए इसकी कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि उसके सिस्टम ने जनरल के टेक्निक को रेप्लिकेट कर दिया था और अब वो अपने हैमर के साथ इसका उपयोग भी कर सकता था। तो वो पहले जनरल के अटैक को अवॉइड करता है, बाद में सेम टेक्निक से अटैक करते हुए बोलता है मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है, यहाँ पर मरना मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। जिसको देख जनरल कहता है भैंस की टांग, आखिर वो मेरे ही टेक्निक को मुझ पर यूज कैसे कर सकता है। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। एक जोरदार धमाके के साथ सारी चीजें शांत हो जाती है। वहीं देखने वाले सभी लोगों के होश वो उड़ चुके थे और इंतजार कर रहे थे कि आगे क्या हुआ होगा। लेकिन जब धुआं साफ होता है तो जनरल वो ठीक ठाक बाहर निकलते हुए कहता है यह पावर मेरे जैसों के लिए बिल्कुल ही बेकार है, तुम इसके साथ मुझे जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। जो सुनता हुआ योसो जब अपने सिस्टम की ओर देखता है तो उसे बताया जाता है लेवल 3 के होने के कारण बिना किसी प्रोफेशन के तुम वेपन का यूज नहीं कर सकते। इस कारण से ओपोनेंट को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा है। अगर तुम चाहते हो उसे नुकसान पहुंचाना तो तुम्हें अपनी एबिलिटी को बढ़ाना होगा। जिस चीज से उन दोनों के बीच एक बड़ी सी खामोशी छा गई थी, क्योंकि न ही जनरल उसे नुकसान पहुंचा पा रहा था और न ही योसो उसे नुकसान पहुंचा पा रहा था। लेकिन थोड़े ही समय बाद जनरल अपने वेपन को दोबारा उठाते हुए कहता है तुम नीच इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ह्यूमिलेट करने की। पर आगे वो कुछ कर पाता तभी एक आवाज आती है बस बहुत हुआ। जबकि दूसरी तरफ लोग बात कर रहे होते हैं यह तो बीस्ट किंग है, क्या वह खुद से एक्शन लेने वाला है। हम देखते हैं बीस्ट किंग के वहाँ पर आते ही एक जबरदस्त धमाका हुआ था। लेकिन जब धुआं साफ होता है तो हम देखते हैं वो अपने घुटनों पर था। जो देखते हुए सभी के होश उड़ चुके थे और वे कहते हैं ये कैसे हो सकता है। पर बीस्ट किंग योसो को बताता है ऐसा लगता है कि सच में डिवाइन हैमर ने तुम्हें चूज किया है, यह जरूर देवताओं का संकेत होगा। तुम सच में बहुत ही बड़े खुश नसीब पर्सन हो, क्योंकि इन हजारों सालों में इस डिवाइन हैमर ने केवल तुम्हें चुना है। यहाँ तक कि मेरे साथी बीस्ट मैन में से भी कोई भी इस हैमर को अभी तक नहीं उठा पाया, लेकिन तुम एक इंसान होकर ये कर दिखाया। जिस पर पूरी जनता वो खामोश हो चुकी थी और कुछ भी नहीं बोल पा रहे थे। वहीं बीस्ट किंग आगे बताते हुए कहता है यदि यह इंसान हमारा फ्यूचर किंग है तो हमें उसे ग्रो करने के लिए समय देना चाहिए। जनता जिसको सुन काफी ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं और आपस में विचार विमर्श करने लगते हैं कि अब आगे हमें क्या करना चाहिए। उसी समय जनरल आगे बढ़ कहता है महाराज यह एक इंसान है। जिस पर किंग बोलता है हाँ तो क्या भविष्यवाणी में ऐसा नहीं कहा गया था कि हमारा लीडर कोई बीस्ट मैन होगा, पर फिर भी तुम चाहते हो कि उस पर्सन को हम अबेंडन कर दे जो हमारे लिए होप का प्रतीक है। तो जनरल बताता है मैं जानता हूँ भविष्यवाणी में क्या कहा गया था, लेकिन फिर भी वह कोई बीस्ट नहीं है। किंग जो कि सुन कहता है बच्चे तुम्हारा नाम क्या है। एमसी बताता है त्यो योसो तिक्यूजा। जिस पर किंग कहता है योसो अगर तुम हमारे भविष्य को अपने कंधे पर उठाने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। हालांकि तुम अभी भी बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, इसीलिए तुम्हें 1 साल के अंदर पावरफुल बनकर यहाँ वापस आना होगा। तब हम देखेंगे कि क्या तुम सच में हमारे लीडर बनने के लायक हो या फिर नहीं। लेकिन यदि तुम 1 साल के अंदर यहाँ पर वापस नहीं आते हो तो मैं इस निशान के जरिए तुम्हारा शिकार करूंगा और तुम जहाँ पर भी होगे वहाँ पर तुम्हें मार डालूंगा। इससे हमारी जनता भी वो संतुष्ट रहेगी। तो बताओ अब तुम्हारा जवाब वो क्या है। योसो बताता है ठीक है मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ, मैं 1 साल बाद यहाँ पर वापस आऊंगा। जो सुन वह फांसी पर चढ़ने वाली लड़की चिल्लाते हुए बोलती है अपने फ्रीडम को गेन करो और स्ट्रॉन्ग बनना और भगवान के दिए हुए इस उपहार को बर्बाद मत करना। जिस पर योसो सोचता है यह तो वही लड़की है जिसको कि मेरे बाद पनिश किया जाएगा। इसी के साथ जब वह उसकी इंफॉर्मेशन को चेक करता है तो नेम अननोन, टाइटल अननोन, लेवल 72, ऑक्यूपेशन बीस्टमैन, डैगर यूजर, वॉरियर, वेपन कोई भी नहीं, इतना ही उसे पता चल पाता है। जिसको देख योसो कहता है लेवल 72 वो सच में स्ट्रॉन्ग वुमेन है, फिर आखिर उसे अपराधी क्यों घोषित किया गया है। ये सब सोचता हुआ वह स्माइल करने लगता है। बाद में जनता की ओर हाथों को उठाते हुए बोलता है आप सभी का धन्यवाद। साथ ही वो फिर से सोच रहा था सचमुच में यह एक चमत्कार है, इसीलिए अब संकोच करने का मेरे पास समय नहीं। मुझे सबसे पहले अपनी असली दुनिया में जाने के लिए एक रास्ते को ढूंढना होगा और जिंदा रहना होगा। इतना सोचने के बाद वो बोलता है किंग मैं आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता हूँ, हालांकि मेरे पास एक कंडीशन है। जिस पर किंग बोलता है क्या कंडीशन। योसो बताता है वह लड़की मेरे साथ आएगी, भविष्य में वो मेरे लिए सहायक हो सकती है। वह लड़की भी जिसको सुन काफी ही ज्यादा
हैरान हो चुकी थी। वहीं योसो सोच रहा था चलो अब किसी का भी किसी पर ऋण नहीं रहेगा। कुछ समय बाद उन दोनों को आजाद कर दिया गया था और योसो कहीं पर किसी का इंतजार करते हुए सोच रहा था ये सारी चीजें इस बॉन्डलेस रिंग से शुरुआत हुई है। भले ही अब मैं इसे बाहर ना निकाल सकूं, लेकिन इसके बदौलत मैंने बहुत ही ज्यादा अजीबोगरीब एबिलिटी को हासिल किया है। पर फिर भी एक सवाल है, मैं अपने असली दुनिया में वापस कैसे जाऊंगा? तभी एक आवाज आती है सारी तैयारी हो गई है मास्टर, और मैंने आपको सर्व करने का फैसला किया है मेरे सेवियर। इतनी हॉट बीस्ट को देख योसो वो तो सातों आसमान पर चढ़ते हुए सोच रहा था इतनी प्यारी प्यारी कानों वाली लड़की मुझे मास्टर बुला रही है, आखिर यह किस तरह की खुशी है। बाद में वो किसी तरह खुद को कंट्रोल करते हुए बोलता है ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारे वे शब्द मेरी बहुत मदद की है। अब से ऐसा समझो कि हम दोनों एक साथी के रूप में रहेंगे। जहाँ तक रही मास्टर बोलने और मेरे सेवा करने के बारे में तो इसे भूल जाओ। जिस पर वह लड़की बताती है आप नहीं जानते यह मेरे लिए कितना मायने रखता है। मास्टर आपने मुझे दूसरी लाइफ दी है, आपकी तरह किसी ने भी कभी भी मेरे साथ खड़ा होकर इस तरह मेरा साथ नहीं दिया है। आपके साथ मेरा रहना ये किसी चमत्कार से कम नहीं, मैं अपना सब कुछ आपको समर्पित करना चाहती हूँ। जिस पर योसो बताता है ठीक है अगर तुम ऐसा ही चाहती हो तो निस्संदेह तुम ऐसा कर सकती हो, लेकिन क्या तुम थोड़ा सा मुझसे दूर हट सकती हो? तो वह बीस्ट बताती है हाँ क्यों नहीं, चलिए हमें अपने रास्ते पर जाना होगा, बहुत देर हो चुकी है और हाँ प्लीज संभल कर उतरिएगा। ऐसी भोली आवाज को सुन बेचारे के मुंह से तो कोई आवाज ही नहीं निकलता। कुछ समय बाद वे लोग अपने सफर पर काफी आगे तक निकल चुके होते हैं, जहाँ योसो अपने आसपास की जगहों को देखते हुए कहता है यह कितना अद्भुत दुनिया है। पर तुरंत ही वो शांत होकर सोचता है यह मैं किस तरह की बातें सोच रहा हूँ। घर पर करीना मेरा इंतजार कर रही होगी। तभी उसके पास नोटिफिकेशन आता है और बताया जा रहा था बॉन्डलेस पैसेज दोबारा इस्तेमाल करने के लिए तैयार है, पर ध्यान दे कूल डाउन टाइम 24 घंटे है। जो देख योसो बोलता है क्या मैं अपनी दुनिया में वापस जा सकता हूँ? ये सब सोचने के बाद वह जैसे ही बोलता है बॉन्डलेस पैसेज ओपन, उसी समय वह वापस से ब्लैक होल की तरह वापस खींचना शुरू हो चुका था और देखते ही देखते उस लड़की के पीछे से उसे बिना पता चले गायब हो चुका था। जिसके दूसरे ही पल वो वापस उसी कुआं में खुद को पाता है और उस दुनिया में पाए गए एबिलिटी को यहाँ पर भी देख वो काफी खुश था। पर वहाँ पर डिवाइन हैमर नहीं था जिसके बारे में सिस्टम बताता है अगर तुम्हें दूसरी दुनियाओं से किसी चीज को लाना है तो उसे अपने कॉन्शियसनेस इन्वेंटरी में रखना होगा। योसो जिसको देख कहता है अरे यार मैं उसे ला सकता था, पर खैर कोई बात नहीं मेरा लेवल अभी भी 3 है। तभी वहाँ पर उसके साथ आकर बोलते हैं तुम अभी तक वहाँ पर कर क्या रहे हो? गुफा बंद होने से पहले हमें यहाँ से निकलना होगा, जल्दी करो और बाहर आ जाओ, नहीं तो तुम इस गुफा में हमेशा के लिए फंसे रह जाओगे। जो सुनते हुए योसो बाहर आते हुए सोचता है लगता है कि मैं जब उस दुनिया में था तो यहाँ का समय वो रुक चुका था, तो क्या इसका मतलब अब मैं इस दुनिया में हूँ तो उस दुनिया का समय रुक गया होगा? अगर हाँ तो फिर इस बॉन्डलेस रिंग का असली ओनर है कौन? पर वह इस पर ज्यादा ध्यान ना देकर बाहर आने के बाद कहता है चलो ठीक है ओल्ड मैन मुझे बताइए अगला अवेकनिंग टेस्ट कल ही है ना? इसी के साथ हम उसके पास्ट में देखते हैं जहाँ पर कि वह अपनी बहन को लेकर भाग रहा था और किसी तरह एक बड़े से मॉन्स्टर से बचने की कोशिश कर रहा होता है। वहीं उसकी बहन बोल रही थी भाई मैं अपने पैरों को महसूस नहीं कर पा रही हूँ, क्या मम्मी पापा वे ठीक होंगे? जो सुन योसो जब अपने सामने देखता है तो कुछ बड़े ही भयानक हुआ था। वो चिल्लाते हुए बोलता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता मॉम डैड। इसी के साथ वो जोरों जोरों से रोना शुरू कर देता है और उस ओर भागते हुए कहता है मॉम डैड। पर तभी वहाँ पर कोई आकर उसे रोकते हुए बोलता है योसो रुक जाओ, आगे मत जाओ नहीं तो तुम मारे जाओगे। हम देखते हैं यह उसका अंकल नाका जाटो था। वह कहता है प्लीज मेरी बात को मानो और अंधेरे में आगे मत जाओ, तुम कभी भी डार्कनेस को हरा नहीं सकते। फिलहाल के लिए करीना पर ध्यान दो, उसका पैर हमें हॉस्पिटल जल्दी उसे ले जाना होगा। इसी के साथ वापस आते हैं प्रेजेंट में जहाँ पर के एक लड़की बोल रही थी बड़े भाई क्या आप सच में कल अवेकनिंग टेस्ट को देने के लिए जा रहे हो? आज ही तो आप अपने काम से वापस आए थे। योसो बताता है तुम चिंता मत करो मैं ठीक हूँ, पर क्या तुम्हारे पैरों में अभी भी दर्द कर रहा है? करीना बताती है हाँ पहले की तरह ही है, पर मैं अब इसके आदी हो चुकी हूँ तो आप फिक्र मत करिए। योसो जिसको सुन कुछ भी नहीं बोल पाता और अपने विंडो में उसकी इंफॉर्मेशन चेक करता है जिससे कि उसे पता चलता है कि उसकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब है। बिना किसी की हेल्प के उसका चलना लगभग 1% की चांस है। जो देख एमसी सोचता है वह सच में बहुत ही ज्यादा दुखी है, शायद वो भी अपने दोस्तों के साथ
घूमना, स्कूल जाना और यात्रा करना चाहती होगी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती। हालांकि वो मेरी इकलौती फैमिली है तो 1% चांस क्यों ना हो, मैं उम्मीद को नहीं खो सकता। मैं किसी न किसी तरीके को ढूंढूंगा उसे वापस ठीक करने की। शायद मैं हीरो बन जाऊं तो मेरे पास एक मौका होगा। तो चलो अब दुनिया के सबसे पावरफुल हीरो बनने की तैयारी करते हैं। इसी के साथ अगला दिन हो जाता है और हम अवेकनिंग टेस्ट साइट BTG को देखते हैं, जहां पर कि एक बंदे का टेस्ट होता है और उसका रिजल्ट लेवल 3 कॉम्पैक्ट पावर 540 था, जिसके चलते एग्जामिनर उसे हीरो का कार्ड देते हुए कहता है बधाई हो, अब आप हीरो हो। वहीं उसकी मदर इस चीज से काफी ज्यादा खुश होती है और बोल रही थी आज रात मैं इस खुशी के दिन में एक बहुत ही बड़ी पार्टी को रखूंगी। अगली बार योसो क्या था जिसके बारे में वे एग्जामिनर बात कर रहे थे, तो वह दोबारा एक बार फेल होने के बाद एग्जाम देने के लिए आया है। खैर अगर तैयारी हो चुकी है तो उसे अंदर बुला लो और एक बार मेजरमेंट डिवाइस पर उसके हाथों को रखने दो। हालांकि मुझे संदेह है कि रिजल्ट पिछली बार की तरह ही सेम होगा। जिस पर कि योसो को अंदर बुलाया जाता है और उसे देखते हुए एग्जामिनर बोलता है तुम एक बार फेल हो चुके हो तो रिजल्ट बिल्कुल ही सेम होगा, इसीलिए कुछ अलग होने की उम्मीद मत करना। मैंने यहाँ पर तुम्हारे जैसे कई लोगों को देखा है। इतना बोलकर वो योसो को अंदर भेज देता है, जहाँ पर कि वो सोच रहा था बेवकूफ कहेंगे तुम लोगों को जल्दी पता चलेगा कि मैं कौन हूँ। तो चलो अपने पावर को चेक करते हैं। मेरा लेवल 3 है, लेकिन आखिरकार मेरी कॉम्पैक्ट पावर वो कितनी होगी। ये सब सोचने के बाद वो अपनी अल्टीमेट फिजिक को एक्टिवेट जैसे ही करता है तो हम देख पाते हैं उसकी पावर भयंकर तरीके से बढ़ना शुरू हो चुका था, जिसके चलते उस पूरे जगह पर मानो एक भूकंप सा आ गया हो। इस कारण से एग्जामिनर वो घबराते हुए कहता है यह अर्थक्वेक आखिर किस तरह की है। वहीं इधर हम मेजरमेंट सिस्टम को देखते हैं, जो कि अब बताना शुरू कर दिया होता है। लेवल 3 कॉम्पैक्ट पावर 5400, 30 साल पुराना लेवल 3 हीरो कॉम्पैक्ट पावर की रिकॉर्ड टूट चुका है और अब नंबर 1 रिकॉर्ड 930 है। जो देख योसो सोच रहा था भैंस की टांग, यह पावर तो पिछले पर्सन से 10 गुना ज्यादा है। मैंने सोचा तो था कि अल्टीमेट फिजिक की पावर अधिक है, लेकिन इतनी ज्यादा मैंने कभी भी इसकी उम्मीद नहीं की थी। तो चलो अब मैं सबसे पावरफुल में अपना नाम दर्ज करूंगा। साथ ही मैं डिवाइन हैमर के पावर को भी जानने के लिए काफी ही ज्यादा क्यूरियस हूँ। इसी के साथ वह डिवाइन हैमर के पावर को जबरदस्ती बाहर निकालने लगता है तो सिस्टम बताता है कंडीशन अभी तक फुलफिल नहीं हुई है, पर फिर भी अगर आप डिवाइन हैमर के पावर को बाहर निकालते हो तो बहुत ही बड़ा भयानक एनर्जी बाहर की ओर बर्बाद हो जाएगी और इसका रिलीज टाइम भी केवल 1 सेकंड होगा। जो देख योसो कहता है केवल 1 सेकंड, कोई बात नहीं, मेजरमेंट डिवाइस के लिए 1 सेकंड में मेरी एनर्जी का रिकॉर्ड रखना यह काफी होना चाहिए। इतना बोलने के बाद वह जैसे ही डिवाइन हैमर के पावर का यूज करता है तो उसकी पूरी पावर एक ही बार में निकलता है और आसमान में कुछ होने लगता है, जिसके अंदर से एक एनर्जी का ड्रैगन बाहर निकलते हुए सीधे उस मशीन की ओर आता है। जो देखते हुए बाहर खड़े लोग कहते हैं आसमान में ये हो क्या रहा है। वहीं हम मेजरिंग डिवाइस को देखते हैं जो कि एनर्जी ओवरलोड का वार्निंग देना शुरू कर दिया था और ऐसा लग रहा था कि मानो वो डिवाइस वहीं पर तबाह हो जाएगा। लेकिन तभी वहां पर एग्जामिनर भागते हुए आकर कहता है ब्लैकआउट के कारण एग्जाम को सस्पेंड कर दिया गया है, जल्दी बाहर निकलो। पर जब वो अपने सामने देखता है तो योसो वो पूरी तरह से सूख चुका था अपनी एनर्जी के खत्म होने के कारण। थोड़े समय बाद वो बाहर आकर सोच रहा होता है मैंने इसे सच में बहुत ही ज्यादा कम आंक लिया था, मेरी पूरी एनर्जी वो ड्रेन हो चुकी है। तो अब जब तक कि मैं एक अच्छे लेवल पर नहीं पहुंच जाता तब तक डिवाइन हैमर की पावर को मुझे यूज नहीं करना चाहिए। हालांकि कुछ तो अच्छा हुआ, अब मैं ऑफिशियली एक हीरो हूँ। अगले सीन में हम ट्रेनिंग ग्राउंड को देखते हैं जहाँ पर कि एक बंदा बोल रहा था अब से मैं तुम लोगों के हीरो बनने के लिए रिस्पॉन्सिबल ट्रेनर हूँ, मेरा नाम जाई है और हाँ इंस्ट्रक्शन टफ होने वाला है तो तुम्हें उनका पालन करना ही होगा। इसी के साथ हम जान पाते हैं इस बंदे का लेवल 9 है, ऑक्यूपेशन वॉरियर और कॉम्पैक्ट पावर 1200 है। वही योसो उसकी लेवल को देखता हुआ सोच रहा था लेवल 9 पर होने के बावजूद भी केवल 1200 कॉम्पैक्ट पावर। मैं नहीं जानता जब मैं लेवल 9 पर पहुंच जाऊंगा तो मेरी कॉम्पैक्ट पावर वो कितनी होगी। दूसरी तरफ वो ट्रेनर जय सोच रहा होता है इनके जैसे नूब हीरो को ट्रेन करने के बजाय मैं डी रैंक के डंजनों में खोज करना ज्यादा पसंद करता। ये सब सोचने के बाद वो बोलता है कल आप लोग डी रैंक के डंजन में जाएंगे जहाँ पर कि आप एक्सपीरियंस को लेकर यह पता लगा पाओगे कि आप कौन से ऑक्यूपेशन में सूट करते हो। साथ ही आप लोगों को वहाँ पर लो लेवल के आइटम भी मिल सकते हैं। जिस पर सारे लोग कहते हैं क्या हम अभी से डंजन में जाने वाले हैं, क्या सबसे पहले एक हफ्ता तक फिजिकल ट्रेनिंग नहीं होना चाहिए था। तो जय
काय बताता है फिजिकल ट्रेनिंग यह कितनी बकवास की बातें हैं, हमारे पास इसके लिए समय नहीं है। अब जबकि तुम लोग हीरो बन गए हो तो तुम्हें असली लड़ाई करके अपने एक्सपीरियंस और स्किल को बढ़ाना चाहिए। इसीलिए मैं तुम लोगों को पहले ही बता देता हूँ, ट्रेनिंग बहुत ही ज्यादा टफ होने वाला है, तो अगर तुम इसके साथ नहीं चल पाओगे तो अभी यहाँ से निकल जाओ। वही योसु सोच रहा था यह बस उसके भड़ास निकालने के तरीके हैं, पर खैर मुझे क्या, मेरे लिए तो लेवल 72 के एक बीस्ट सुंदरी इंतजार कर रही है। एक बार बॉन्डलेस पैसेज का कूलडाउन खत्म हो जाए फिर मैं वहाँ पर वापस चला जाऊंगा। अगले सीन में हम योसु को अपने अपार्टमेंट में देखते हैं जहाँ पर की न्यूज चल रहा था। शाम के 7 बजे आए भूकंप के कारण शहर के कुछ हिस्सों में बिजली गुल हो चुकी थी, लेकिन सौभाग्य की बात है इससे किसी के भी घायल होने की सूचना नहीं मिली। पर योसु वो सोच रहा होता है चलो कूलडाउन खत्म हो चुका है, अब मैं वापस उस दुनिया में जाकर अपने पावर को बढ़ाऊंगा और जरूरी चीजों को इकट्ठा करके अपने ऑक्यूपेशन को डिसाइड करूंगा। तो खुल जा सिम सिम। इसी के साथ रिंग में कुछ हलचल होता है और हम देख पाते हैं वह दोबारा उस दुनिया में पहुंच चुका था जहां पर कि वह अपने आसपास देखते हुए सोच रहा होता है क्या इस रिंग के कारण इस दुनिया का समय रुक चुका था या फिर मेरे वापस आने के बाद समय वापस अपने उसी समय पर लौट चुका है। तभी उसके पास बीस्ट गर्ल आकर कहती है आप क्या सोच रहे हो मास्टर, जिस पर कि योसु दो बड़े बड़े अरमानों को देख कहता है अरे यार मैं तो इसके बारे में भूल ही चुका था। बाद में वो कहता है नहीं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं सोच रहा था, चलो हमें अपने रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए। वह लड़की बताती है हाँ क्यों नहीं, चलिए हम साथ में चलते हैं। पास ही में लेवल 3 के गॉब्लिन नेस्ट है तो हम वहीं से प्रैक्टिस शुरू करेंगे। हालांकि आपको सावधान रहना होगा, वे गॉब्लिन भले ही लेवल 3 के होंगे पर उनकी सूझबूझ वो बहुत ही ज्यादा अधिक होती है। योसु बताता है चिंता मत करो, मैं उन लोगों से मिलने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। थोड़े समय बाद वे लोग उस जगह तक पहुँच चुके होते हैं और गर्ल बता रही थी आपको सावधान रहना होगा मास्टर। तो योसु कहता है अरे यार तुम लेवल 72 के हो फिर इतना डर क्यों रही हो। इसी के साथ जब वह उसकी कॉम्बैक्ट पावर को देखता है तो उसकी कॉम्बैक्ट पावर 6,30,000 की होती है। इस चीज से तो वो और भी ज्यादा हैरान हो चुका था। वही वह लड़की पूछती है आखिर आपको मेरा लेवल कैसे पता। योसु बताता है अब जबकि मैं तुम्हारा मास्टर हूँ तो मुझे इतना तो पता होना ही चाहिए, पर खैर मुझे बताओ कि हाई लेवल के हीरोज वे कैसे लड़ते हैं। जिस पर लड़की बताती है हाँ मैं आपको दिखा तो सकती हूँ लेकिन मैं आपके साथ लड़ूंगी तो इससे आपको कोई भी एक्सपीरियंस प्राप्त नहीं होगा क्योंकि हमारे बीच के लेवल का अंतर वो बहुत ही बड़ा है। योसु कहता है मैं बस तुम्हें लड़ते हुए देखना चाहता था। लड़की बताती है ठीक है अगर आप इतना ही जोर दे रहे हो तो मैं कोशिश कर सकती हूँ, मैं नहीं जानती इससे आपको कितना मदद मिलेगा पर ध्यान से देखिएगा। इतना बोलने के बाद वो अपने शॉट के साथ आगे बढ़ती है और एक ही झटके में कई गॉब्लिन को मार डाली थी। जो देख योसु बोलता है अब ये हुई ना लेवल 72 वाली बात। तो वह लड़की बताती है मैं हमेशा अपने लो लेवल के ओपोनेंट के साथ भी अपना बेस्ट देती हूँ, मुझे आशा है कि आपको इससे थोड़ी सी तो मदद मिली ही होगी। योसु बताता है तुम बिल्कुल सही हो, क्या तुम मुझे अपनी वह टेक्निक को सिखा सकती हो। लड़की बताती है हाँ मैं आपको सिखा तो दूं पर इससे आपको कोई भी फायदा नहीं होगा क्योंकि इंस्टेंट स्टेप वो केवल हाई लेवल के वॉरियरों के लिए होता है। इसीलिए सबसे पहले आपको अपने ऑक्यूपेशन को डिसाइड करना होगा और अपने लेवल को बढ़ाना होगा। योसु कहता है चिंता मत करो मैं इसे जल्द ही कर लूंगा। साथ ही वो सोच रहा था लेवल 72 के वॉरियर मेरे साथ है तो मुझे कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मुझे बस उसके स्किलों को कॉपी करना है। इसी के साथ हम देख पाते हैं उसके विंडो में उसका ऑक्यूपेशन अब वॉरियर हो चुका था और कॉम्बैक्ट पावर 540। वो है उसके ऑक्यूपेशन को देख वो लड़की कहती है मास्टर क्या आपने मेरे कारण से वॉरियर को चुना है, अगर हाँ तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि यह आपकी मददगार बने। जो देख योसु सोचता है अरे यार तुम्हें इतना काइंड बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगला सीन थोड़े समय बाद की होती है जहाँ पर कि उन दोनों ने मिलकर कई सारे गॉब्लिन को मार दिया था पर अभी भी वहाँ पर कई सारे गॉब्लिन आ रहे होते हैं। तो योसु कहता है इस बार मैं इन लोगों को अकेला ही देख लूंगा तो प्लीज बस मुझे अपना खंजर दे दो थोड़ी देर के लिए। जिस पर बीस्ट गर्ल बताती है मास्टर ध्यान रखिएगा ये गॉब्लिन सेम लेवल के हैं। पर योसु वो सोच रहा था मैंने अभी तक अपने हेवन सेकर पावर को पूरी तरह से टेस्ट नहीं किया है तो तुम गंदे सुअरों मेरे पहले शिकार बनने के लिए तैयार हो जाओ। इसी के साथ वो आगे बढ़ता है और काफी ही भयानक अटैक उन सभी पर करता है जिसके चलते वहाँ पर काफी ही बड़ा ब्लास्ट हुआ था। वहीं बीस्ट गर्ल सोच रही थी अपने जैसे सेम लेवल के गॉब्लिन को हराना यहाँ तक कि 6 लोगों के लिए भी मुश्किल है, लेकिन वो तो इसे बड़े ही आसानी के साथ किए जा रहा है। इधर योसु सोच रहा था इस तरह तो मैं रात तक लेवल 4 तक पहुँच जाऊंगा। आगे वह एक गॉब्लिन के डंडे को उठाकर कहता है यह वेपन के लिए इतना भी बुरा नहीं है। तभी बीस्ट गर्ल बताती है
मास्टर भले ही आप इसका भी इस्तेमाल करो पर आपको जल्दी अच्छी इक्विपमेंट को खोजना होगा। इन जैसे वेपन आपको ज्यादा देर तक बचा कर नहीं रख सकते। जो सुन योसु सोचता है हाँ वो बिल्कुल ही सही बोल रही है, मुझे कुछ बेहतर वेपन और एक आर्मर की आवश्यकता है फिलहाल के लिए। इसी के साथ जब वो अपने डिवाइन कॉन्शियसनेस इन्वेंटरी को देखता है तो वहाँ पर केवल 2 ही जगह थी, जिनमें कि पहले से ही एक में डिवाइन हैमर था और अब केवल एक ही जगह खाली था। तो सिस्टम उसे बताता है आपके लेवल के साथ साथ ही इन्वेंटरी का जगह भी बढ़ेगा, तो प्लीज अपने लेवल को बढ़ाने पर ध्यान दीजिए। उसे इतना खोया खोया देख बीस्ट गर्ल बोलती है मास्टर आप क्या सोच रहे हो। उसे इस तरह देख योसु का हवस वो फिर से जागता है और वह उसके सभी बॉडी पार्ट को देखते हुए कहता है 2 बीस्ट कानों वाली लड़की वो सच में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होती है। मैं सोच नहीं सकता कि आखिर इस दुनिया में और कितने कानों वाली लड़की होगी। ये सब सोचता हुआ वो थोड़ी देर के लिए खामोश हो गया था, इसलिए वो कहता है अरे कुछ नहीं, मैं बस यह देख रहा था कि क्या तुम अभी भी मेरे पीछे ही हो ना। तभी वो लड़की बोलती है मास्टर अपने पीछे देखिए। हम देखते हैं कई सारे गॉबलिन फिर से उन लोगों पर अटैक कर दिया था। बीस्ट गर्ल बताती है हम जैसे जैसे डीप में जाते जाएंगे वैसे ही स्ट्रॉन्गर गॉबलिन हमारे सामने आते रहेंगे। जिस पर योसु कहता है तब तो हमारे पास एक्सपीरियंस भी बहुत ही ज्यादा होगा, इसीलिए इसमें इंटरफेयर मत करना, नहीं तो मेरा एक्सपीरियंस वो कम हो जाएगा। इसी के साथ वो आगे बढ़ चलता है उन गॉबलिनों को मारने के लिए और एक एक करके सभी गॉबलिनों को बुरी तरह से खत्म करने लगता है। जिसको देखते हुए बीस्ट गर्ल सोचती है मास्टर आप तो सच में कमाल के हो, लेवल का इतना बड़ा अंतर होने के बावजूद भी आप अपने दुश्मनों को इस तरह खत्म करते जा रहे हो। हम देखते हैं योसु का एक्सपीरियंस अब 360 हो चुका था और वह जैसे जैसे अंदर जाते जा रहा था वैसे वैसे गॉबलिन की संख्याओं में इंक्रीज आती जा रही थी। पर फिर भी बीस्ट गर्ल अपनी तरफ से उसकी पूरी जोश को बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। वही योसु सोच रहा था इस दुनिया में अपने एक्सपीरियंस को गेन करना मेरी उम्मीद से कहीं अधिक बढ़िया है। यहाँ पर मैं जितना लगा था उससे अधिक ज्यादा तेजी से मैं पावरफुल बनता जा रहा हूँ। इसी के साथ उसका एक्सपीरियंस अब 2100 के पार हो चुका था। साथ ही अब वे लोग गॉबलिन बॉस के अड्डा तक भी पहुँच चुके थे, जहाँ पर कि बीस्ट गर्ल बताती है ये हमारे लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है कि यह गॉबलिन बॉस वह डार्कनेस से पोजेस है। जिसको सुन योसु वो काफी ही ज्यादा हैरान होते हुए सोचता है क्या तो डार्कनेस इस दुनिया में भी है। मेरे दुनिया में डार्कनेस वो डंजनों में छुपा हुआ होता है, क्या ऐसा हो सकता है कि वो डार्कनेस और ये डार्कनेस दोनों ही सेम एंटिटी हो। ये सब सोचता हुआ वो बिल्कुल ही खामोश हो चुका था, क्योंकि बचपन में उसकी मदर और फादर को भी एक डार्कनेस से पोजेस बीस्ट ने ही मारा था। वही बीस्ट गर्ल वो बता रही होती है डार्कनेस वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि अगर वो 6 लेवल के बॉस को भी पोजेस कर लेता है तो उसकी पावर एक्सट्रीमली बढ़ जाती है। पर फिर भी डार्कनेस के एग्जिस्टेंस के बारे में किसी को भी नहीं पता, यह बहुत ही ज्यादा भयावह है, इसीलिए इस बार मैं बॉस को खुद संभालूंगे। लेकिन योसु सोच रहा था मुझे नहीं पता डार्कनेस का मेरे दुनिया और इस दुनिया से क्या रिलेशन है, पर मैं खुद उन सभी को अपने हाथों से मार डालूंगा जिन्होंने कि मेरे मॉम डैड को मारा था। उसे इस तरह आगे बढ़ता देख बीस्ट गर्ल उसे रोकने की कोशिश करती है, पर योसु आगे जाते हुए सोच रहा था तुमने करीना के लैब को पूरी तरह से मिस कर दिया, मैं तुम्हें बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पर वह डार्क गॉबलिन बस एक ही झटके में उसे काफी दूर तक फेंक दिया था, जिसके चलते उसकी हालत एक ही बार में भयंकर तरीके से खराब हो चुकी थी। दूसरी तरफ वह डार्क गॉबलिन जब दोबारा अपने अटैक को करते हुए उसे मारने की कोशिश करता है तो उनके बीच बीस्ट गर्ल आते हुए कहती है रुक जाओ, मास्टर को हाथ भी मत लगाना। इधर योसु दोबारा उठते हुए सोच रहा था तुम मेरे फैमिली को बर्बाद करने के बाद मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो तो ठीक है। इसी के साथ वो अपने अल्टीमेट फिजिक को एक्टिवेट करता है और बिना किसी वेपन के ही उस डार्क गॉबलिन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है, जिसके चलते सिस्टम उसे वार्निंग देते हुए बताता है आपके पास कोई भी वेपन नहीं है, इसीलिए सारी एनर्जी आपके दाहिने हाथ पर केंद्रित किया जा रहा है, प्लीज सावधान रहिएगा। पर योसु को इससे जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता, वह बिल्कुल ही पागल होकर उस गॉबलिन के ऊपर एक भयंकर अटैक को करता है, जिसके चलते हम देख पाते हैं वह उस डार्क गॉबलिन बॉस के चित्र उड़ाता हुआ दूसरी तरफ निकल चुका था, जिसको देख बीस्ट गर्ल भी शौक में थी। वहीं योसु का सिस्टम उसे बता रहा होता है अब आपका लेवल 4 तक पहुंच चुका है, जिसको देखते हुए योसु कहता है चलो मैंने डार्कनेस को आखिर में खत्म कर ही दिया। उतने में ही बीस्ट गर्ल बोलती है मास्टर आपका हाथ देखिए। हम देख पाते हैं योसु का हाथ वो पूरी तरह से नम हो चुका था और सिस्टम बता रहा होता है अगर तुम अपने हाथों को तुरंत इलाज नहीं देती हो तो तुम दोबारा इसे कभी भी इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। जो देखता हुआ योसु वहीं पर बेहोश हो जाता है और उसे आकर
बीस्ट गर्ल अपने दोनों अरमानों पर संभालती है। बाद में अपने दवाइयों से उसका इलाज करती है और हम सीधे 1 घंटे बाद देखते हैं जहाँ पर कि जब योशो को होश आता है तो वह खुद की हालत को देख बहुत ही ज्यादा हैरान हुआ था, क्योंकि उसकी बॉडी लगभग पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। वहीं बीस्ट गर्ल बताती है, मुझे खुशी है कि मेरी दवाई आपके काम आई। जिस पर योशो कहता है, शुक्रिया तुम्हारा। तो बीस्ट गर्ल कहती है, चलिए अब हम अपने रिवार्ड को लेते हैं। इसी के साथ वे लोग रिवार्ड को लेने के लिए आगे बढ़ चलते हैं। वहीं योशो का सिस्टम बता रहा होता है इस गुफा को सबसे कम समय में क्लियर करने के रिकॉर्ड के कारण जो रिवॉर्ड दिए जाने वाला था उसे अपग्रेड किया जा रहा है। जो देखते हुए बीस्ट गर्ल वो कहती है, अरे बाप रे, इतना बड़ा संदूक, यहाँ पर तो डार्कनेस का भी खजाना है। जबकि योशो सोच रहा था डार्कनेस का ट्रेजर, सच में यह बहुत ही ज्यादा रेयर चीज है, इतना कि इसे ऑक्शन में भी देखना मुश्किल है। इतना सोचते हुए वह उस ट्रेजर को जब खोलता है तो उसे बताया जाता है, आपको डार्क गॉब्लिन का आर्मर मिला है, क्या आप इसे डिवाइन कॉन्शियसनेस इन्वेंटरी में रखना चाहते हो? इसी के साथ वह उस आर्मर सेट को अपने इन्वेंटरी में रख लेता है और उसे देखते हुए बड़े ही इविल स्मेल कर रहा होता है। तो बीस्ट गर्ल कहती है, मास्टर आप इस तरह क्यों मुस्कुरा रहे हो? तो योशो बताता है, अरे नहीं कुछ भी नहीं, मैं बस रिवार्ड को देख कर हंस रहा था। पर क्या तुम सिलाई कर सकती हो? बीस्ट गर्ल बताती है, हाँ बिल्कुल, मैं बचपन से ही अपने कपड़ों को खुद ही सिलते हुए आई हूँ, मुझे सिलाई आती है। इसी के साथ हम अगले सीन में देखते हैं अंधेरी रात में चांद की रोशनी के अंदर आसमान के नीचे वे दोनों एक साथ बैठे हुए थे, जहाँ पर कि बीस्ट गर्ल उसके लिए कपड़े को बनाते हुए कहती है, मास्टर ये कंप्लीट हो गया। जिसको पहन योशो उसे इसके लिए शुक्रिया बोलता है। इसी के साथ वो सोचता है, अब जबकि मेरा मिशन यहाँ का कंप्लीट हो गया है तो मुझे वापस जाना चाहिए। ये सब सोचने के बाद वो बीस्ट गर्ल से कहता है, चलो अब हमें आज रात के लिए सो जाना चाहिए ताकि हम कल वापस आगे बढ़ सके। अगले सीन में हम देखते हैं वो वापस आ चुका था, जहाँ पर कि वो सोचता है, चलो मुझे आराम करने का समय मिल गया। उसके सोने तक मुझे इंतजार करना पड़ा था यहाँ पर आने के लिए, पर खैर इस बार मुझे बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें मिली है, तो अब मुझे आराम कर लेना चाहिए। कल मुझे केव में वापस जाना होगा। अगले दिन हम देखते हैं उसका सिस्टम बता रहा था, क्या तुम डार्क गॉब्लिन के सेट को पहनना चाहते हो? जो देख योशो तुरंत ही यस पर क्लिक करता है और उस सेट को पहन लेता है, जिसके बारे में सिस्टम बताता है डार्क गॉब्लिन का स्पेशल स्किल रोरिंग टेंटिकल। जब यह एक्टिवेट होगा तो लो लेवल के सभी एनिमी वह उसी समय थर्रा जाएंगे और आपका हाथ एक बड़े से जायंट फैंटम टेंटिकल में बदल जाएगा, जो कि बहुत ही ज्यादा डैमेज पहुंचा सकता है। योशो जिसको देख कहता है, यह तो कमाल है, पर अगर मैं इस सूट को पहनकर बाहर निकलता हूँ तो दूसरे हीरो मुझे देख लेंगे और मैं मुश्किल में पड़ जाऊंगा, क्योंकि उन हीरोज के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वे दूसरे लोगों को मारकर उनकी चीजों को छीन लेते हैं। इसीलिए वो उस सूट को सिस्टम के अनुसार बताए गए नॉर्मल कपड़ों में बदल लेता है और इस चीज से वो खुश हो ही रहा होता है। तभी उसके पास एक कॉल आता है और कहा जाता है, मैं हॉस्पिटल से हेड नर्स बोल रही हूँ, यहाँ पर कुछ लोग आए हैं और करीना को जबरदस्ती अपने साथ ले जा रहे हैं। वे बोल रहे हैं कि उनके पैसों को ये लड़की चुकाएगी, यहाँ तक कि उन्होंने मेरा फोन भी ले लिया है, तो प्लीज जल्दी आइए। जिस पर कि योशो वो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए बोलता है, क्या मैंने भले ही उनसे पैसे लिए थे पर हर मंथ मैं उन्हें पैसे चुका रहा हूँ, पर फिर भी वे लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? लेकिन इतने में ही कॉल कट जाता है और वह बड़े ही भयानक तरीके से गुस्सा हो गया था और तुरंत ही हॉस्पिटल के लिए वहाँ से निकलता है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल के अंदर देखते हैं करीना लोगों के बीच घिरी हुई बोल रही थी, प्लीज मुझे मत छुओ, मेरा भाई आ रहा है, प्लीज रुक जाओ, आखिर तुम लोग चाहते क्या हो? तो एक बंदा बताता है, तुम्हारा भाई, उसने हमसे पैसे उधार लिए और समय पर नहीं चुकाया, इसीलिए हम तुम्हें यहाँ से ले जा रहे हैं, इसीलिए स्ट्रगल करना बंद करो। पर वो अंदर ही अंदर सोच रहा होता है, मैंने उस बेवकूफ को पैसे इसीलिए उधार दिया था क्योंकि यंग बॉस को यह लड़की बहुत पसंद थी। इतनी सुंदर लड़की ब्लैक मार्केट में बहुत ही ज्यादा पैसा कमा सकती है, हालांकि वो चल नहीं सकते, लेकिन अमीरों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अभी भी छोटी बच्ची है तो मैं जो चाहूँ उसके साथ कर सकता हूँ। वही करीना बोल रही थी, मेरा भाई कभी भी इस चीज के लिए नहीं मानेगा, तुम लोग जरूर मेरे भाई को धोखा देने की कोशिश कर रहे हो। तो वह बंदा बताता है, बेवकूफ लड़के, जितने पैसे मैंने तुम्हारे भाई को दिया है उसका ब्याज ही हर महीने इतना होता है कि वह बड़ी मुश्किल से इसे जमा कर पाता है, तो आखिर में वो हमारा असली पैसा कब चुकाएगा? तो अगर तुम हमारे साथ कोऑपरेट करते हो तो हम तुम पर इजी जाएंगे, लेकिन अगर तुम छरपटाने की कोशिश करोगी तो इस चीज को भी लेकर कोई भी बुरा नहीं मानेगा। ये सब बोलता हुआ वो खुश हो ही रहा होता है, तभी उस जगह का दरवाजा टूटता है और हम देखते हैं योशो वहाँ पर पहुँच चुका था और बड़े ही भयंकर तरीके से उन लोगों से कहता है, तुम हरामियों की हिम्मत कैसे हुई
तभी ऐसा करने के अपने भाई को वहाँ पर देख करीना वो काफी खुश हो चुकी थी। वहीं वह बंदा बोल रहा था, भाई इसकी टांग, अब यह कमीना कौन है? अरे यार ये तो तुम हो, लेकिन तुम इतने गुस्से में क्यों हो? क्या हम पहले इस चीज के लिए राजी नहीं हुए थे? वैसे भी तुम्हें उसके जैसे अपंग बहन की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन इससे आगे वो कुछ बोल पाता तभी योसु उसके फेस पर काफी खतरनाक पंच मारता है और उसे गिरने की तरह घुमाते हुए दूर फेंक देता है, जिसको देख एक बहुत ही बड़ा बंदा उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन जब उसका पंच योसु के पंच के साथ टकराता है तो उसका पूरा हाथ ही तबाह हो चुका था और वो तुरंत ही घुटनों के बल जमीन पर बैठ जाता है, जिसको देखते हुए मेन बंदा कहता है, तुम हरामी कहेंगे, अब तक किसी ने भी मुझे मना नहीं किया है, तो अब इसे संभालो और यहीं पर मर जाओ। इतना बोलते हुए वो उस पर गोली चला देता है। करीना जिसको देख बहुत ही ज्यादा घबरा चुकी थी, लेकिन योसो वो बस अपने हाथों से ही उस गोली को रोक लिया था, जिस पर कि करीना वो कुछ बोल पाती उससे पहले ही वे बंदे कहते हैं कि अभी अभी उसने केवल अपने नंगे हाथों से उस गोली को पकड़ लिया, यह तो नामुमकिन है, यह नहीं हो सकता। तो योसु उन्हें बताता है, बेवकूफो, मैं हीरो हूँ। जो सुनते ही इन सभी की फटकर चार हो चुकी थी। दूसरी तरफ हम हेड नर्स और एक गार्ड को देखते हैं जो भागते हुए बात कर रहे थे, प्लीज इस तरफ आइए, यहाँ पर वे लोग हैं। पर जब वे लोग कमरे को अंदर देखते हैं तो उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता, क्योंकि वे गुंडे वहाँ से जाते हुए बात कर रहे थे, मिस्टर योसो जितनी जल्दी हो सके आप अपने पैसों को चुका दीजिएगा, क्योंकि मेरा बॉस भी एक हीरो है, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो वो आपको छोड़ेगा नहीं। फिलहाल के लिए हम यहाँ से जा रहे हैं, आपकी परेशानी के लिए हमें खेद है। इसी के साथ वे लोग नर्स को भी बाय बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन साथ ही वो सोच रहा था वो छोटा लड़का अब हीरो बन चुका है, लानत है, मुझे जितनी जल्दी हो सके इसकी खबर बॉस तक पहुँचाना होगा, नहीं तो उनके उस छोटी बच्ची को ले जाने की प्लानिंग वो फेल हो जाएगी। वैसे भी हमारा बॉस लेवल 100 का है तो वो उन्हें आसानी से खत्म कर देंगे। दूसरी तरफ करीना हैरानी में बोल रही थी, वे लोग इतनी आसानी से यहाँ से चले गए। योसु जिस पर बताता है, मुझे माफ करना करीना, मैं समय पर नहीं आ सका, लेकिन अब तुम चिंता मत करो, मैं एक हीरो हूँ तो उनका पैसा मैं जल्द ही चुका दूंगा। जो सुन करीना बोलती है, क्या सच में आप एक हीरो बन चुके हो? तो योसु उसे आइडेंटिटी कार्ड को दिखाते हुए बताता है, हाँ बिल्कुल, आज मेरा केब में जाने का पहला दिन है, जिसके बाद मैं ऑफिशियली पूरी तरह से एक हीरो बन जाऊंगा। साथ ही वो सोच रहा होता है, ब्लू स्नेक गैंग से मैंने $60,000 उधार लिया है, इसीलिए लगातार मैं इस दुनिया में एक हीरो के तौर पर काम करूं तब भी उन पैसों को नहीं चुका पाऊंगा। तो अब मेरे पास एक ही विकल्प है, मैं अपने सभी हीरो इक्विपमेंट को वो बेच दूं। कुछ समय बाद अगले सीन में अब वो केब में जाने के लिए तैयार था। वहीं ट्रेनर जय बता रहा था, अब जबकि सभी लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं तो कुछ नियम है जिन्हें तुम्हें बड़े ही ध्यान से सुनना होगा। पहला नियम, केब में मिलने वाले सभी इक्विपमेंट को तुम्हें मुझे सौंपना होगा। जहाँ तक टेस्ट की बात है तो निश्चिंत रहो, मैं लेवल 9 का वॉरियर हूँ। जब तक तुम मेरे साथ रहकर मेरे कहे अनुसार चलते हो तो टेस्ट पास करने में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसीलिए दूसरा नियम यह है कि अगर तुम्हें हीरो बनना है तो मुझे 20,000 येन को पे करना होगा। क्या तुम लोग समझ गए? जिस पर योसु कहता है, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? केब में मिलने वाले सारी चीजों को तो आप ले ही रहे हो, पर फिर भी आप चाहते हो कि हम लोग एडिशनल फी को पे करें। इस तरह तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो एक बंदा उसे रोकते हुए कहता है, अरे यार उसके खिलाफ मत जाओ, वह क्रेजी वुल्फ गिल्ड का मेंबर है। जो सुन योसु सोचता है, ओह तो इसीलिए वो इतना उछल रहा है, पर कुछ भी हो जाए मैं उसे इस तरह कमजोरों को बुली नहीं करने दे सकता, चाहे इसके लिए मुझे मरना ही क्यों ना पड़े। इतने में ही वह बंदा जय बोलता है, अगर तुम इतने गरीब हो कि 20,000 येन को भी नहीं चुका सकते हो तो खुद को सोलो टेस्ट के लिए नामांकन करो। साथ ही वो सोच रहा होता है, अगर तुम इसे एक्सेप्ट करते हो तो यह बिल्कुल ही मरने के बराबर होगा, लेकिन फिर भी अगर तुम मेरी बातों को नहीं समझते हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है तुम्हें ऐसा करने से रोकने के लिए। दूसरी तरफ लोग बात कर रहे होते हैं, वह कितना बेवकूफ है, केवल 20,000 येन के लिए वो इतनी दूर तक जा रहा है। तभी योसो बोलता है, ठीक है, अगर मैं सोलो टेस्ट दे सकता हूँ तो मैं बिल्कुल ऐसा करूंगा। जिस पर जय कहता है, जैसे तुम्हारी मर्जी। इसी के साथ हम अगले सीन में देखते हैं, योसो सोलो टेस्ट के लिए पहुंच चुका था, जहां पर कि एक बंदा उसे बताता है, क्या सच में तुम सीरियस हो? कहीं तुम गलती से तो सोलो टेस्ट के लिए नहीं आ गए? मुझे लगता है कि तुम्हें इस पर फिर से एक बार विचार करना चाहिए, क्योंकि अभी तक कोई भी सोलो टेस्ट में पास नहीं हुआ है, और वैसे भी यह गुफा यूनियन ऑफ हीरोज की टेस्ट के लेवल की है। तुम्हारे जैसे नए बंदों के लिए यह बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। तो योसो बताता है, तुम्हारा शुक्रिया सलाह देने के लिए, पर फिर भी मैं इसके अंदर जाना चाहूंगा। जो देख वह बंदा घबराते हुए सोचता है, वह सच में पागल है। दूसरी तरफ योसो अब उस केव के अंदर पहुंच चुका था, जो कि
फॉरेस्ट टाइप डंजन था और सिस्टम उसके बारे में बताते हुए कहता है यहाँ पर केवल 600 से ऊपर वाले कॉम्पैक्ट पावर के लोग ही आ सकते हैं। जबकि वो सोच रहा था तो असल में ऐसा दिखता है एक केव बिना डार्कनेस के। हीरोज ने तो सच में इसे अच्छी तरह से साफ किया है। इतने में उस पर कुछ गॉब्लिन अटैक कर दिया होता है जिससे कि वो बड़ी ही आसानी से बचते हुए अपनी पावर को बाहर निकालते हुए कहता है क्या बात है, अचानक अटैक करने के बावजूद भी तुम मुझे नुकसान नहीं पहुंचा पाए। इसी के साथ वो उन गॉब्लिनों को खत्म करते हुए सोच रहा था तुम भले ही पावरफुल हो सकते हो लेकिन मेरे 6400 कॉम्पैक्ट पावर के सामने तुम्हारी यह ताकत बिल्कुल ही बेकार है। आगे वो कहता है यहाँ पर मिले एक्सपीरियंस उस दुनिया में मिले एक्सपीरियंस का आधा भी नहीं है। क्या यही कारण है कि यहाँ के हीरोज वो बहुत ही धीमे प्रोग्रेस करते हैं? हाँ शायद यही कारण होगा। तो चलो अब तुम लोग छुपे मत रहो, जितना हो सके एक साथ अटैक करो। उसके इतना बोलते ही हम देख पाते हैं कई सारे गॉब्लिन एक साथ उस पर अटैक करते हैं, जिसको देखते हुए वियोसु अपने आर्मर को बाहर निकालते हुए बोलता है अब ये हुई ना बात। इसी के साथ वो रोअरिंग टेंटिकल का यूज करता है तो हम देख पाते हैं उसके बॉडी से कई सारे टेंटिकल निकलकर उन सभी को खत्म करना एक एक करके शुरू कर दिया होता है। और वो खुद चिल्लाते हुए बोल रहा था और भी ज्यादा, जितना हो सके उतना आओ। वही हम दूसरी तरफ गुफा के बाहर देखते हैं इस बंदे को जो कि अपने टैब में देखते हुए बोल रहा था अब तक 1 घंटा बीत चुका है, उसे तो कब का मिशन पूरा कर लेना चाहिए था। बेवकूफ लड़के तुम इतना मूर्ख क्यों हो? क्या तुम्हें डर नहीं लगता है? एक समझदार इंसान कभी भी सोलो टेस्ट के लिए राजी नहीं होता। मुझे लगता है थोड़े ही समय बाद तुम्हारी मौत की खबर वो न्यूज में चल रही होगी। तभी आवाज आती है सोलो टेस्ट वो कंप्लीट हो चुका है, हीरो योसु वो पास हुआ। इसी के साथ वो बाहर आकर बोलता है माफ करना, क्या यहाँ आसपास कोई नहाने की जगह है? जबकि इधर जय भी अपने लोगों को लेकर बाहर निकल चुका था और खुद की तारीफों को पुल बांधते हुए कह रहा था अगर मैं नहीं होता तो तुम लोग अभी तक मर चुके होते। बिना मदद के तुम कभी भी एक हीरो नहीं बन पाते। 20,000 यान तुम्हारे लिए बहुत ही सस्ता निकला। जो सुनता हुआ ये लोग कहते हैं आप यह किस तरह की बातें कर रहे हो? क्या आप ही नहीं थे जिसने की कहा था हम लोगों को बीच में इंटरफियर ना करने के लिए? तो जाए वो बोलता है बेवकूफ अपना मुंह बंद कर, तुम्हारे लेवल पर कम से कम 40,000 यान को वसूलना चाहिए था, पर फिर भी मैंने तुम लोगों का काम 20,000 येन में कर दिया। बाद में वह किसी को कहता है मैं यहाँ पर हीरोज के काम में बहुत बिजी हूँ तो चुपचाप सीधे मुद्दे की बात करो। पर आगे से पता नहीं उसे क्या सुनने को मिलता है जिसके चलते वह बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुका था और कहता है क्या उस लड़के ने भी टेस्ट को पास कर लिया? इसी के साथ वह वहाँ से तुरंत ही भागता है और योसो के पास पहुंचकर कहता है मैंने इस पर गौर किया है, तुम लेवल 4 के रुकी हो। क्या ऐसा हो सकता है कि तुमने टेस्ट को पार करने के लिए किसी हाई लेवल के इक्विपमेंट का यूज किया हो? क्योंकि अभी तक कोई भी ऐसा रुकी नहीं हुआ जो कि सोलो टेस्ट को पार किया हो। जिस पर कि योसो कहता है ओह तो ऐसी बात है, शायद यह 20,000 येन के कारण हुआ होगा। तो जय उस पर भड़कते हुए कहता है अपनी यह बकवास को बंद कर और पछताने से पहले यह याद रखना मैं लेजी वुल्फ का मेंबर हूँ। योसो जिसको सुन कहता है लेवल 9 कॉम्पैक्ट पावर 1200 होने के बावजूद भी तुम इतने सिग्निफिकेंट गिल्ड के आदमी नहीं लगते। जिस पर वह बंदा अटैक करते हुए बताता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेइज्जती करने के? लेकिन योसो उसके पंच को रोकते हुए बोलता है क्या तुम लेवल 9 के साथ मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो? जय जो कि देख सोचता है यह पावर और स्पीड मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि लेवल 4 की है। इसी के साथ वो पीछे हटता है और अपने स्वर को बाहर निकालने लगता है तो योसो कहता है अरे यार तुम क्या कर रहे हो, जरा 1 मिनट तो रुको। पर वो बंदा बोलता है मुझे बताओ आखिर तुम छुपाने की क्या कोशिश कर रहे हो? इतना बोलते हुए वो जैसे ही अटैक करता है तो उसका स्वॉर्ड वह योसो के बॉडी से टकराते ही वहीं पर टूट जाती है। जो देखते हुए जय कहता है वह इसकी टांग, आखिर तुम्हारा शरीर यह किस चीज से बना हुआ है और तुम किस तरह के वेपन को हाइड कर रहे हो? यह जरूर कोई हाई लेवल का इक्विपमेंट होना चाहिए। जो सुन योसो सोचता है अरे नहीं, लगता है कि मैंने अनजाने में ही अपनी एबिलिटी को इसे दिखा दिया है। अगर दुनिया को मेरे बारे में पता चल गया तो बड़ी ही मुश्किल हो जाएगी। वही वह बंदा बोल रहा था जल्दी से बको, तुम्हारे पास क्या है? यह निश्चित रूप से कुछ बेहतर होगा। मुझे बताओ क्या यह तुम्हें गुफा में मिला है या फिर तुमने इसे चुराया है? उसे इस तरह देख योसो वो कहता है अरे बाप रे मैं डर गया, अगर वो खंजर जंग लगा नहीं होता तो पता नहीं आज मेरे साथ क्या होता। उसी समय वहाँ पर वही पहले वाला बंदा आकर कहता है इंतजार कराने के लिए मैं माफी चाहता हूँ योसो, अब तुम ऑफिशियली पूरी तरह से हीरो बन चुके हो, इसीलिए मेरे साथ चलो, कुछ चीजें अभी भी बची हुई है। इसी के साथ वो उसे अपने साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। वही पीछे खड़ा जय वो बड़ी ही भयानक तरीके से इविल हंसी हंस रहा था, जिसको देखते हुए योसो सोचता है मेरा लेवल 4 वो नॉर्मल किसी के भी 4 लेवल से कहीं अधिक पावरफुल
पावरफुल है, हालांकि मैं अभी भी हाई लेवल के ओपोनेंट का सामना नहीं कर सकता। आगे वो अपने अपार्टमेंट में पहुंचकर बोलता है, इस दुनिया में कोई भी बिस्टों के कान वाली लड़की नहीं है और न ही मैं इस दुनिया में अपने लेवल को जल्द से जल्द बढ़ा सकता हूँ, तो मुझे अब वापस दूसरी दुनिया में जाना चाहिए। पर आगे वो कुछ कर पाता उससे पहले ही हम उसके कमरे के बाहर देखते हैं, जहाँ पर कि कुछ लोग बात कर रहे थे। यह वही जगह है। दरवाजा तोड़ने के बाद जादू की सहायता से इसे रोके रखना और अपने साथ लेकर चलना, चुपचाप, किसी को बिना कानो खबर पता चले। बाद में हमें उसके पास से जो कोई भी इक्विपमेंट मिलेगा उसे आपस में बांट लेंगे। इसी के साथ वे दोनों ही लोग अब अंदर जाने के लिए तैयार थे, लेकिन उससे पहले ही दरवाजे को तोड़कर योसु बाहर निकलता है और उन दोनों पर ही अटैक करते हुए बोलता है, तुम कमीने तो बहुत ही ज्यादा तेज हो। साथ ही वो सोच रहा था उसके साथ तो लेवल 10 के एक जादूगर भी है, मैं उन दोनों का सामना एक साथ नहीं कर सकता। हम दोनों के बीच का अंतर वह बहुत ही ज्यादा हो चुका है। क्या मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए? लेकिन अगर मैं फेल रहा तो यह बहुत ही बड़ा नुकसान होगा। उतने में ही वह जादूगर कहता है, तुम हरामी कहेंगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर छुपकर अटैक करने के लिए? मैं तुम्हें यहीं पर मार डालूंगा। इतना बोलते हुए वो अपना फायर का अटैक करता है, जिससे कि योसो बचते हुए सोचता है, मेरा आर्मर केवल शारीरिक हमलों से बचने के लिए कामयाब है, लेकिन इस तरह के जादू से नहीं। मुझे यहाँ से भागना होगा, मैं उन लोगों से सीधे तौर पर नहीं लड़ सकता। इसी के साथ वो उस बिल्डिंग से नीचे कूद जाता है, पर एक बंदा नीचे से उसी की ओर आ रहा था, जिसको देखते हुए योसो कहता है, क्या वह पहले से ही मेरा इंतजार कर रहा था? वहीं वह बंदा जैसे ही योसो उसके पास पहुंचता है तो वह काफी ही ज्यादा जोरदार पंच को उस पर करता है और उसे सीधे जमीन के अंदर गाड़ देता है, जहां पर कि योसो सोचता है, अरे यार चलो मैं किसी तरह तो बच गया। वहीं वह बंदा उसके पास आकर कहता है, तो तुम अभी भी जिंदा हो? तभी वहां पर जादूगर आकर कहता है, पहले मैं उस पर अटैक करूंगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर छिपकर अटैक करने की? जबकि इधर योसो इन सारी चीजों से परेशान होता हुआ अपने आर्मर को पूरी तरह बाहर निकालते हुए कहता है, अगर वे लोग इतनी दूर तक जाना चाहते हैं तो मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। पर आगे वो कुछ कर पाता उससे पहले ही जादूगर अपने रिस्ट्रिक्शन स्पेल को कास्ट कर देता है, जिसके चलते योसु अब अपने स्किल का यूज नहीं कर सकता था। वहीं वह जादूगर कहता है, अगर तुम इस लेवल पर होने के बावजूद भी इतने भयंकर स्किल का यूज कर सकते हो तो निश्चित रूप से तुम्हारे पास कुछ अच्छा होगा। तो चलो अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। इसी के साथ वे तीनों ही एक साथ उस पर अटैक कर देते हैं, जिसको देखते हुए योसो का सिस्टम उसे बताता है, ध्यान दीजिए, बाउंडलेस पैसेज का कूलडाउन वो खत्म हो चुका है, क्या आप इसका यूज करना चाहोगे? जिस पर योसो कहता है, चलो हेवन मेरे साइड है, इसे यूज करो। जिसके तुरंत बाद ही वो वहाँ से उन सभी के सामने से ही गायब होता हुआ कहता है, मैं तुम सभी को याद रखूंगा। अगले सीन में वह दूसरी दुनिया में पहुंच गया था, जहाँ पर कि वो खुद को देखते हुए सोचता है, किसी तरह तो मैं इस बार बच चुका हूँ, लेकिन अगली बार मुझे इससे ज्यादा स्ट्रांग बनना होगा। हमेशा मेरा भाग्य मेरे साथ नहीं रहेगा। इतने में उसका ध्यान अपने साइड में जाता है, जहाँ पर कि उसे कुछ ऐसा दिखता है कि उसकी नाक ब्लीड करना शुरू कर दिया था और सोचता है, अरे यार मैं अब कैसे कंट्रोल करूं? उसके अंदर से हमेशा चेरी के फूल का खुशबू आती रहती है। नहीं, मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। अगर मैं इस समय पर कोई एक्शन नहीं लिया तो मैं आदमी कहलाने के लायक नहीं। वहीं उसका सिस्टम बता रहा था, आपके अंदर की पावर वो अचानक ही बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है, जिसके चलते आपकी शारीरिक ताकत, स्पीड और इम्पोर्टेंट एरिया की ताकत वो सब कुछ बढ़ चुकी है। लेकिन तभी योसो को थोड़े समय पहले की सारी चीजें याद आता है और उसका पप्पू बैठ चुका था। बाद में वो कहता है, नहीं अभी इन सब के लिए समय नहीं है, पहले मुझे शांत रहकर अपनी असली दुनिया की मुसीबतों से निपटने का रास्ता ढूंढना होगा। अगली सुबह देखते हैं बीस्ट गर्ल जागते हुए कहती है, मैं बहुत समय बाद पहली बार इतनी अच्छी नींद ली है। तभी उसका ध्यान अचानक से ही योसो की ओर जाता है और वो कुछ भी नहीं समझ पाती है कि वह इस तरह क्यों बैठा है। तो योसो बताता है, मैं भी काफी समय बाद बहुत अच्छी नींद ली है, पर क्या तुम मेरे लिए एक और कपड़े को सिल सकती हो? वो फट चुका है। पर अंदर ही अंदर वो सोच रहा था, बेचैनी के कारण मैं पूरी रात नहीं सोया हूँ। कुछ समय बाद वे दोनों दोबारा अपनी जर्नी के लिए निकल चुके थे और बीस्ट गर्ल बता रही होती है, स्किल सीखने का सबसे शॉर्टकट तरीका है कॉम्बैक्ट एकेडमी में स्टडी करना। अगले सीन में वे लोग बीस्टमैन ट्राइब स्मॉल कॉम्बैक्ट एकेडमी तक पहुंच चुके थे, जहां पर कि उसे एक बीस्टमैन बताता है, क्या तुम वही इंसान हो जिसने की बीस्ट किंग की दिलचस्पी को अपनी ओर खींचा है? अगर हाँ तो मैं तुम्हें बता दूं, यहाँ पर एडमिशन के लिए कुछ कंडीशन है। तुम्हें सबसे पहले 6 लेवल तक पहुँचना होगा, लेकिन फिलहाल के लिए तुम केवल लेवल 4 के हो, तो यह तुम्हारे लिए बहुत ही जल्दी होगा, तुम यहाँ पर एडमिशन नहीं करवा सकते। तो बीस्ट गर्ल कहती है, मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत लंबे समय से केव में ट्रेनिंग कर रही थी, तो मुझे पता ही नहीं चला कि यहाँ पर कुछ इस तरह
तरह के भी कंडीशन हैं, जिस पर योसु कहता है कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर वापस आ जाऊंगा। इसी के साथ वे लोग वापस जाने के लिए तैयार थे और चुपचाप वहाँ से जा भी रहे थे। तभी पीछे खड़ा वह बीस्ट मैन कहता है, गंदे इंसान, शुक्र मनाओ कि यह बीस्ट किंग का ऑर्डर है, नहीं तो अभी तक तुम्हारे टुकड़े टुकड़े हो जाते। यदि तुम लेवल 6 तक पहुँच जाते हो तब भी कभी भी तुम टेस्ट को नहीं पास कर पाओगे। अगली बार आना तो उस कुत्ते को अपने साथ लाना मत भूलना, तुम दोनों की जोड़ी बिल्कुल परफेक्ट है। जो सुन बीस्ट गर्ल वो सोचती है यह सब मेरी गलती है, मास्टर इतने काइंड है कि मैं अपनी जगह भूल गई थी, अगर मैं उनके साथ रही तो परेशानी ही खड़ी होगी, शायद मुझे उन्हें अलविदा कह देना चाहिए, मैं उन्हें बिल्कुल भी अपनी वजह से परेशान नहीं करना चाहते। उसी समय योसु पीछे की ओर मुड़ता है और उस बंदे के पास जाकर कहता है, हरामखोर कहीं के, तुमने अभी अभी क्या बोला, क्या मैं तुम्हारे मुंह को इसके लिए फाड़ दूं? जल्दी से तुरंत अभी उससे माफी मांग। तो वह बंदा कहता है, लेकिन क्यों, मैंने तो केवल सच्चाई को कहा है, वह लड़की एक बीस्ट और इंसान का मिश्रण है, दूसरे शब्दों में कहूँ तो वह हम बीस्टों के लिए कोई भी मतलब नहीं बनाती, वह बस हम बीस्ट मैन के लिए डिसग्रेस है, यहाँ तक कि उसका तो कोई नाम भी नहीं है। जो सुन योसु सोचता है, ओह तो इसीलिए वे लोग उसे उस समय पर मारना चाहते थे, मैंने जब उसके इन्फॉर्मेशन को अपने विंडो में देखा था तो उसका कोई भी नाम नहीं था, शायद यही कारण होगा। तभी वह बीस्ट मैन फिर से कहता है, तुम इंसान कहे के इसलिए ज्यादा घमंडी मत बनो कि बीस्ट किंग का ध्यान तुम पर है, अगर तुम किसी भी बीस्ट मैन वॉरियर को नुकसान पहुंचाते हो तो मैं समान रूप से तुम्हें पनिश करूंगा। तो अब मुझे छोड़ो, अगर तुम टेस्ट पास कर लेते हो तो मैं निश्चित रूप से उस लड़की से माफी मांग लूंगा, हालांकि उम्मीद कम है कि तुम्हारे जैसा एक इंसान इस टेस्ट को कभी पास भी कर पाएगा। जिस पर कि योसु वो कुछ भी नहीं बोल पाता, लेकिन बीस्ट गर्ल उसे समझाते हुए कहती है वो सही बोल रहा है, आपको मेरे लिए बिल्कुल भी मुसीबत को अपने सर पर नहीं लेना चाहिए। तो योसु उसे छोड़ते हुए बोलता है, साकुरा, उस लड़की का नाम साकुरा है, याद रखना। वही बीस्ट गर्ल अपने नाम को सुन काफी ही ज्यादा हैरान थी, जबकि योसु उस बंदे से कहता है, अपना वादा याद रखना, मैं यहाँ पर वापस आऊंगा। इतना बोलकर वह साकुरा को अपने साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में साकुरा बता रही थी, मैं कोई कुत्ता नहीं बल्कि फॉक्स बीस्टमैन से आती हूँ, पर मास्टर आपने मेरा नाम साकुरा क्यों रखा? योसु बताता है, इसका कोई खास कारण नहीं है, बस मेरे दिमाग में आया और मैंने रख दिया। क्या तुम्हें अपना नाम पसंद नहीं आया है? साकुरा बताती है, नहीं, यह बहुत ही अच्छा है, मुझे पसंद है, मैं बस यह जानना चाहती थी कि आपने मेरा नाम साकुरा क्यों रखा। तो योसु कहता है, यह थोड़ा सा शर्मनाक है, लेकिन तुम्हारे अंदर से हमेशा चेरी का सुगंध हल्के हल्के आती रहती है, इसलिए मुझे लगा कि तुम्हारे लिए साकुरा नाम वो बिल्कुल परफेक्ट रहेगा, पर शायद अब लगता है कि मैंने गलती कर दी है, मुझे माफ कर दो। जिस पर साकुरा कहती है, नहीं मास्टर, आपको माफी मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है, यह नाम साकुरा मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। योसु जिसको सुन कहता है, ठीक है, तुम अब मुझे छोड़ सकती हो। थोड़े समय बाद वे लोग एक गुफा के सामने पहुंचकर कहते हैं, चलो अब अंदर चलते हैं। साथ ही साकुरा ने उसे नया डैगर दिया था, इसीलिए अब ये लोग पूरी तरह से तैयार से फॉक्स बीस्टमैन को मारने के लिए, जहाँ पर साकुरा बताती है कि मास्टर हमारा अगला टारगेट फॉक्स बीस्टमैन है। आगे योसु कहता है, साकुरा तुम यहीं पर रुको और पीछे से मुझे इंस्ट्रक्ट करो, मुझे एक्सपीरियंस गेन करना है तो इसमें इंटरफियर मत करना। वह बताती है, ठीक है मास्टर, आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। इसी के साथ योसु उन सभी बीस्टमैनों को मारने के लिए आगे जाता है, वही पीछे खड़ी साकुरा उससे बता रहा होता है कि कैसे उन्हें मारना है और क्या करना है, जिसके चलते योसु बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ उन बीस्टमैनों को मारता हुआ जा रहा था, बड़े ही आसानी से। साथ ही उसकी इतनी भयंकर तरीके से बढ़ती हुई पावर को देख वे सारे फॉक्स बीस्टमैन अब उसके सामने आने से घबराने लगे थे। वहीं साकुरा सोच रही थी, डिवाइन हैमर के द्वारा चुने गए किसी पर्सन से यही उम्मीद की जा सकती है, छोटे मोटे एनिमी तो उनके सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पाएंगे, अब मैं भी उनके साथ लेवल अप कर सकती हूँ। दूसरी तरफ योसु उसने अभी तक बहुत सारे बीस्टमैन को खत्म कर दिया था, लेकिन अभी भी लेवल 6 तक पहुँचने के लिए ये काफी नहीं था, तो वो कहता है, चलो साकुरा उस एरोगेंट फॉक्स बीस्टमैन के सर को झुकाते हैं। इसी के साथ वे लोग मेन बॉस डार्क फॉक्स लेवल 7 के बीस्टमैन के पास पहुंच गए होते हैं, जो कि बड़े ही गुस्से में किसी का इंतजार कर रहा था। साथ ही उसके पास बड़े ही भयंकर एक वेपन थी, जिसको देखते हुए योसु कहता है, क्या मैं उसे ले सकता हूँ? तो साकुरा बताती है, हाँ, अधिकांश चीजें ड्रॉप हो जाती है, लेकिन ड्रॉप रेट वो रेयरिटी पर निर्भर करती है, इसलिए जब तक आपको वह चीज ना मिल जाए तब तक संघर्ष करते रहना यह सबसे अच्छा होगा। जो सुन योसु सोचता है, यह तो बिल्कुल ही किसी वीडियो गेम की तरह है, पर खैर इसी के साथ वो फॉक्स बॉस के विंडो को देखता है, जिस पर कि उसका कॉम्पैक्ट पावर
1500 के आसपास था और उस स्वॉर्ड के ड्रॉप होने का चांस 6% था। जो देख योसो कहता है अरे यार 6%, ये तो बहुत ही ज्यादा कम है। तो सिस्टम उसे बताता है एक्सचेंज सिस्टम अनलॉक हो गया है, आप कुछ चीजों के साथ चीजों को अदल बदल कर सकते हो। मतलब आप लोगों को सारी चीजें आगे स्टोरी देखने पर अपने आप समझ में आ जाएंगे। मैं यहाँ पर ढेर सारी इन्फॉर्मेशन को देकर आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करना चाहता। सिंपल भाषा में उसे समझ लो, कंडीशन के पूरा करने के लिए 114 स्पीसीज को उसे हराना होगा। बाद में उसे किसी तरह के स्क्रॉल मिलेगा और अगर वह 3 स्क्रॉल को इकट्ठा कर लेगा तो अच्छी आइटम का ड्रॉप होने का चांस लगभग 96% बढ़ जाएगी। जिसको देख वो बहुत ही ज्यादा खुश हो चुका था, क्योंकि उसने ऑलरेडी कई सारे स्पीसीज को पहले ही हरा चुका था अपनी दुनिया और यहाँ के दुनिया को मिलाकर। इसलिए अब उसे 3 स्क्रॉल मिल चुका था, जिसके चलते उसे उस बॉस के स्वॉर्ड मिलने का चांस वो 96% तक बढ़ चुकी थी। इसीलिए वो कहता है साकुरा चलो उस स्वॉर्ड को लेकर वापस आते हैं, बस मुझे तुम अपनी पूरी ध्यान को लगाकर डायरेक्शन को बताते रहना। दूसरी तरफ वह बॉस योसो को अपनी ओर आते हुए देख एक लंबी दहाड़ मारता है और एक बड़े ही खतरनाक स्लैश के साथ उस पर अटैक करने की कोशिश करता है। योसो जिसको देख कहता है क्या उस स्वॉर्ड का इफेक्ट वो तो कोल्ड है। वही साकुरा बता रही थी आपको उससे बचना होगा, नहीं तो आपकी रफ्तार वो धीमी पड़ जाएगी। इसीलिए आपको उसकी कमजोरी का फायदा उठाना चाहिए। डार्क फॉक्स बीस्टमैन आग से जलते हैं तो आप जलने वाले तेल का इस्तेमाल करिए। योसो जिस पर कहता है मैं समझ गया। इसी के साथ वो अपने डैगर पर आग जला लेता है और अब वो पूरी तरह से उस फॉक्स बीस्टमैन के खिलाफ जाने के लिए तैयार था। आगे वह बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक उस पर करता है, जिसको देखते हुए साकुरा बताती है फॉक्स बीस्टमैन की कमजोरी हो उसकी गर्दन और उसके साइड में है तो उसे टारगेट करिए। जो सुन योसो बिल्कुल वैसा ही करता है और अपने डैगर के साथ उस बीस्टमैन के हाथों पर काफी लंबा घाव को दे दिया होता है। इस कारण से वो बॉस जोरदार तरीके से चीखता है। वह योसो उसे देखते हुए सोच रहा था यह हुई ना बात, चलो अब अवसर का फायदा उठाने का समय है। इसी के साथ जब वह उस बॉस को मारने जाता है तो एक अलग ही चीज होती है। वह बॉस किसी तरह संभलते हुए उल्टा उसी पर अटैक कर दिया था, जिससे कि वह बाल बाल बचा था। लेकिन इस चीज से उस बॉस का स्टैमिना वो बहुत ही ज्यादा कम हो चुका था और वो हाँप रहा था, जिसका फायदा उठाते हुए योसो अपने अल्टीमेट फिजिक को एक्टिवेट करता है और अपने 60% पावर को दोनों हाथों में ला लेता है, जिसके चलते उसकी पावर बाहर निकालने की क्षमता वो 200% तक बढ़ चुकी थी। इसीलिए वो कहता है चलो अब तुम्हारी बारी है मरने की। इतना बोलते हुए वह उसके गर्दन को निशाना बनाता है। वह इस चीज को देखते हुए साकुरा वो सोच रही होती है भले ही यह लो लेवल का फाइट हो पर मास्टर के साथ इसे देखना बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग है। दूसरी तरफ योसो अपना आखिरी दूसरा अटैक करता है हेवन शेकर और इसी के साथ उस डार्क फॉक्स बीस्टमैन बॉस को खत्म कर देता है, जिस पर साकुरा बोलती है लाजवाब मास्टर, ये तो कमाल का था। इसी के साथ योसो को वह ब्लैक गोल्ड लाइट स्वॉर्ड वेपन मिल चुका था। साथ ही लेवल 7 के बॉस को हराने के बदले में 5430 एक्सपीरियंस पॉइंट भी उसे मिला था, जिसको पाकर योसो कहता है मैंने इतने पावरफुल वेपन को कभी भी यूज नहीं किया है। अगर मैं इस स्वॉर्ड के साथ असली दुनिया में उन तीनों भेड़ियों को चैलेंज करता हूँ तो चीजें बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगी। वैसे भी मैं आज रात साकुरा के हेल्प से लेवल 6 तक पहुँच ही जाऊंगा। बाद में वो साकुरा से पूछता है क्या कोई और भी ऐसी जगह है जहाँ पर के मैं अपने लेवल को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बढ़ा सकूं। मुझे आज रात ही 6 लेवल तक पहुंचना है। वह बताती है यह तो बहुत ही ज्यादा आसान है, आप बस रीसेट स्क्रॉल को यूज कीजिए, क्योंकि यह फॉक्स बीस्टमैन के लो लेवल का है तो यहाँ पर मॉन्स्टर दोबारा उत्पन्न होने के लिए बहुत ही ज्यादा समय लगाते हैं। मेरे पास उनमें से कुछ है जो आपको लेवल 6 तक पहुँचाने के लिए काफी होंगे, लेकिन पहले आप थोड़ा सा आराम क्यों नहीं कर लेते, आपको इलाज की आवश्यकता है। जो सुन योसो कहता है अरे यार तुम्हारे पास तो जरूरत की हमेशा सारी चीजें होती है। कुछ समय बाद वे लोग बाहर निकलकर रीसेट स्क्रॉल का इस्तेमाल करते हैं और हाँ ये स्क्रॉल सेम होता है जो कि योसो को सिस्टम ने दिया था। बाद में वे लोग दोबारा उस गेम में जाते हैं और फिर से उन मॉन्स्टरों को हराना शुरू कर देते हैं। इसी तरह वे लोग कई बार उस केव को रीसेट कर करके उसके अंदर जाते हैं, जब तक कि आखिर में योसो लेवल 6 तक नहीं पहुंच जाता। अगले सीन में हम इन बीस्टमैन को दोबारा देखते हैं जो कि आपस में बात करते हुए बोल रहे होते हैं। उस छोटे से इंसान की हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि वो लेवल 6 पर जाने के बाद ही यहाँ पर वापस आएगा। उसे क्या लगता है क्या वह टेस्ट को पास कर पाएगा? बेवकूफ कहेगा, उसके जैसे इंसान को मैंने कभी नहीं देखा, उसे अपनी औकात पता नहीं है। तो दूसरा बीस्ट कहता है अरे यार तुम किस तरह की यह बातें कर रहे हो, उसका तो लेवल 6 तक भी पहुँचना बड़े ही मुश्किल है। कॉम्बैट एकेडमी में इंटर करने की बात तो दूर की है। उसी समय उन लोगों को एक आवाज सुनाई देती है, ओह तो
ऐसी बात है, तब तो तुम लोगों के लिए बहुत बुरा हुआ। मैं ऑलरेडी लेवल 6 तक पहुंच चुका हूँ। जो सुनो ये बीस्टमैन कहते हैं क्या ये नहीं हो सकता, तुम एक ही दिन में 2 लेवल को कैसे पार कर सकते हो। तो योशु बताता है अपने इस गंदे मुंह को बंद करो और टेस्ट की तैयारी करने के लिए जाओ। मैं कल वापस आऊंगा, साथ ही साकुरा से माफी मांगने के लिए भी तैयार रहना। पर उसके इतना बोलते ही यह एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगला एपिसोड आप लोगों के रिकमेंडेशन पर ही आएगी, तो जल्दी से 1000 कमेंट के टारगेट को पूरा कर दो और वीडियो को जितना हो सके उन दोस्तों के पास शेयर करो जिन्हें कि इस तरह के एक्सप्लेनेशन पसंद है, और 1 लाख व्यूज तक इस वीडियो को पहुंचाओ, जिसके बाद मैं तुरंत ही इस वीडियो के अगले पार्ट को लेकर आ जाऊंगा। बाकी तब तक के लिए इस वीडियो को नहीं देखे हो तो क्या कर रहे हो, जल्दी जाकर देखो, कमाल की स्टोरी है, तुम्हें लव हो जाएगा इस स्टोरी से।